जी अस्सलाम वालेकुम। C5 लेक्चर 7 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। आज हम स्टैंडर्ड कवर करने जा रहे हैं ISA 701। इससे पहले हमने रिपोर्टिंग के स्टैंडर्ड की सीरीज स्टार्ट की है। हमने पहले 200 स्टडी किया, फिर इसके बाद 210 स्टडी किया जिसमें बेसिक कंसेप्ट्स की बात की हमने। फिर उसके बाद हम शिफ्ट कर गए बेसिक कंसेप्ट्स के बाद रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के ऊपर। हमने 700 पढ़ा, हमने 705 पढ़ा, 706 स्टडी किया। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं 701। 700 हमारा कौन सा स्टैंडर्ड था, किसी से रिलेट करता था? 700 रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट। कौन सी ऑडिट रिपोर्ट? अनमोडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट के बारे में। 705 मॉडिफाइड ओपिनियन के बारे में। 706 एमसीएस ऑफ मैटर और अदर मैटर के बारे में। आज हम 701 स्टडी करने जा रहे हैं। 701 रिलेट करता है की ऑडिट मैटर से। ठीक है, आज के लेक्चर में 701 कवर करना है। 701 का स्कोप क्या है? 701 हमें दो चीजें डिस्कस करता है, दो बड़ी चीजें डिस्कस करता है, बड़े कंसेप्ट्स दो। पहला, की ऑडिट मैटर होते क्या है, की ऑडिट मैटर होते क्या है, कैसे डिसाइड करते हैं हम कि कोई मैटर की ऑडिट मैटर है या नहीं। और दूसरा, की ऑडिट मैटर को रिपोर्ट में मेंशन कैसे करना है, कैसे इंक्लूड करना है, यानी हाउ टू डिसाइड की ऑडिट मैटर और हाउ टू ड्राफ्ट की ऑडिट मैटर। 701 जिसका टाइटल है की ऑडिट मैटर, ये दो बड़ी चीजें डिस्कस करता है स्कोप में। ओवरऑल दो चीजें कौन सी डिस्कस करता है? पहला, हाउ टू डिसाइड की ऑडिट मैटर, और दूसरा, हाउ टू रिपोर्ट की ऑडिट मैटर। कुछ थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ऑडिटर की जो रिपोर्टिंग स्टाइल होता है वो होता है एक्सेप्शन रिपोर्टिंग, यानी वो चीजें बताते हैं जो कि प्रॉब्लमेटिक हो, वरना कहते हैं सब कुछ ठीक है। और ऑडिटर याद रखें रिजल्ट ओरिएंटेड रिपोर्टिंग होती है इनकी, यानी आउटकम बताते हैं कि इनके जो भी काम करने का, जो भी इन्होंने प्रोसीजर वगैरह परफॉर्म किए, एविडेंस ऑब्टेन किया, उसका रिजल्ट क्या हुआ। नॉर्मली रिपोर्ट के अंदर ऑडिटर अपने प्रोसीजर नहीं बताया करता था। ठीक है, आज से कुछ साल पहले तक रिपोर्ट के अंदर अपने प्रोसीजर नहीं बताया करता, स्वयं एक इंगेजमेंट के एग्रीड अपॉन प्रोसीजर की इंगेजमेंट, जो कि बेसिकली नॉन एश्योरेंस इंगेजमेंट है। एग्रीड अपॉन प्रोसीजर की इंगेजमेंट अगर होती थी, उसमें रिपोर्ट के अंदर, अपनी रिपोर्ट के अंदर, जो कि नॉन एश्योरेंस रिपोर्ट है, जिनमें रिपोर्ट के अंदर ऑडिटर ये बताया करता था कि उसने कौन कौन से प्रोसीजर परफॉर्म किए और उनका आउटकम क्या रहा। इस एग्रीड अपॉन प्रोसीजर की इंगेजमेंट के अलावा जितनी भी इंगेजमेंट ऑडिटर परफॉर्म करता है, उसकी रिपोर्ट में ऑडिटर अपने प्रोसीजर का जिक्र नहीं किया करता था। ठीक है, लेकिन यूजर्स को कम्युनिकेट करने के लिए कि ऑडिटर बैठे बैठे रिपोर्ट साइन नहीं कर देता, बल्कि इसके लिए उसे बहुत से प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ते हैं। यूजर्स को ये रियलाइज करवाने के लिए कि ऑडिटर जो आपको ओपिनियन दे रहा है ना, इसकी बैक एंड पे इसने बहुत से प्रोसीजर परफॉर्म किए। एक पैराग्राफ इंक्लूड किया गया ऑडिट रिपोर्ट में, जिसे कहते हैं की ऑडिट मैटर। की ऑडिट मैटर ऐसा पैराग्राफ है रिपोर्ट के अंदर, वाहिद पैराग्राफ है, जिसमें ऑडिटर ये बताता है कि वो उसने कौन से सिग्निफिकेंट प्रोसीजर परफॉर्म किए इस ऑडिट पे रिपोर्ट देने के लिए। यानी वो जो रिपोर्ट दे रहा है, वो जो ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहा है, इस ओपिनियन तक पहुंचने के लिए उसने कौन कौन से प्रोसीजर परफॉर्म किए, ये किस पैराग्राफ में ऑडिटर इंक्लूड करता है? की ऑडिट मैटर में। ठीक है, तो की ऑडिट मैटर। लेकिन याद रखिए, इसका यह मतलब नहीं है कि जब ऑडिटर ने शेयर होल्डर्स को यह बताना है कि उसने ऑडिट रिपोर्ट में ओपिनियन तक पहुंचने के लिए कौन कौन से प्रोसीजर परफॉर्म किए, तो इसका यह मतलब नहीं कि उसने हर एरिया के हर प्रोसीजर को रिपोर्ट में इंक्लूड करना है। हर एरिया के, ना तो हर एरिया के प्रोसीजर बताता है, और ना ही जिस एरिया के प्रोसीजर बताता है उसमें हर एक प्रोसीजर बताएगा। यानी कि ऑडिट मैटर सेक्शन में याद रखे, ना तो एवरी एरिया कवर होता है और ना ही एवरी प्रोसीजर कवर होता है। जैसे फर्ज कीजिए, ऑडिटर हो सकता है ये डिसाइड करे कि उसने इन्वेंट्री के ऊपर इन्वेंट्री को की ऑडिट मैटर पैराग्राफ में इंक्लूड करना है, तो मे बी बाकी के एरियाज को वो इंक्लूड ना करे। की ऑडिट मैटर सेक्शन में सिर्फ एक एरिया जो मोस्ट सिग्निफिकेंट है, कौन सा? इन्वेंट्री। और इन्वेंट्री के अंदर भी ये नहीं है कि उसने जितने भी प्रोसीजर परफॉर्म किए होंगे वो सारे इंक्लूड करेगा। सारे प्रोसीजर इंक्लूड करना या रूटीन नेचर के प्रोसीजर इंक्लूड करना की ऑडिट मैटर में ये गलत है। बल्कि ऑडिटर की ऑडिट मैटर सेक्शन में जब बताता है कि उसने इस ऑडिट में कौन कौन से प्रोसीजर किए, परफॉर्म किए, तो उसका फोकस क्या होता है? मोस्ट सिग्निफिकेंट एरिया, और उस सिग्निफिकेंट एरिया में भी मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रोसीजर्स, यानी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया के वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर्स को ही की ऑडिट मैटर में कवर किया जाता है, शामिल किया जाता है। तो की ऑडिट मैटर की नेचर आपको समझ आई? इसका मकसद क्या होता है? यूजर्स को बताना कि ऑडिटर ने अपने ओपिनियन तक पहुंचने के लिए इस ऑडिट में कौन कौन से प्रोसीजर परफॉर्म किए। यह की ऑडिट मैटर सेक्शन का ऑब्जेक्टिव। तो स्टैंडर्ड क्या चीजें कवर करता है? दो बड़ी चीजें। पहली चीज क्या? कैसे डिसाइड करेंगे कि की ऑडिट मैटर है, और फिर उसके बाद अगर डिसाइड कर लिया कि कोई की ऑडिट मैटर है, तो उन्हें रिपोर्ट में प्रेजेंट कैसे करना है। आइए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। सबसे पहली चीज जो स्टैंडर्ड हमें बताता है वो ये कि दो अल्फाज है, दोनों दो कंसेप्ट है, दो डिफरेंट, दोनों में फर्क है। पहला, की ऑडिट मैटर सेक्शन,
और दूसरा की ऑडिट मैटर, दोनों में फर्क है। की ऑडिट मैटर सेक्शन में की ऑडिट मैटर, जैसे हमने स्टडी किया क्वालिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ, क्या ऐसा पॉसिबल है कि क्वालिफाइड ओपिनियन में एक मिस स्टेटमेंट हो और एक स्कोप लिमिटेशन हो? पॉसिबल है, कंसेप्ट बताया था ना। अगर एक ही ऑडिट में एक मिस स्टेटमेंट है, उसका इफेक्ट मटेरियल है, स्कोप लिमिटेशन उसका इफेक्ट मटेरियल है, ओपिनियन कौन सा आएगा? क्वालिफाइड ओपिनियन। और बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में क्या करेंगे? मिस स्टेटमेंट और स्कोप लिमिटेशन दोनों को डिस्कस करेंगे, याद है। उसी तरह क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ऑडिट में एक की बजाय दो एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ हो? ऐसी दो ऐसी सिचुएशन हो जिन पे एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ इंक्लूड करना होता है, क्या पॉसिबल? इस सूरत में क्या करते हैं, पैराग्राफ एक ही आता है लेकिन वन बाय वन दोनों मैटर्स को डिस्कस करते हैं, याद है ये कंसेप्ट। उसी तरीके से याद रखें, एक है की ऑडिट मैटर सेक्शन, ठीक है, इस की ऑडिट मैटर सेक्शन के अंदर की ऑडिट मैटर्स को इंक्लूड किया जाता है। यानी एक ऑडिट में फर्ज कीजिए नॉर्मली 2 से 3 की ऑडिट मैटर होते हैं एक ऑडिट एंगेजमेंट में। अगर एक ही की ऑडिट मैटर है तो की ऑडिट मैटर सेक्शन में एक ही ऑडिट मैटर आएगा, और अगर 2 की ऑडिट मैटर है तो की ऑडिट मैटर सेक्शन एक ही होगा, उसके अंदर की ऑडिट मैटर कितने आएंगे? 2 आएंगे। तो याद रखें की ऑडिट मैटर सेक्शन उस पैराग्राफ को कहते हैं जिसके अंदर की ऑडिट मैटर्स को लिखा जाएगा। तो की ऑडिट मैटर सेक्शन और की ऑडिट मैटर में फर्क समझ आया आपको? चलिए, अच्छा मुझे बताइए, क्या ये पॉसिबल है कि की ऑडिट मैटर तो हो लेकिन की ऑडिट मैटर सेक्शन ना हो रिपोर्ट में? ये पॉसिबल ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है कि की ऑडिट मैटर तो हो लेकिन की ऑडिट मैटर सेक्शन ना हो। भाई सेक्शन आएगा तो उसके अंदर की ऑडिट मैटर फिट होगा ना, की ऑडिट मैटर फिट होगा ना। ये क्वेश्चन मेरा ध्यान में रखिएगा, थोड़ी देर बाद दोबारा मैं इस क्वेश्चन की तरफ वापस आऊंगा। मैंने अभी क्वेश्चन क्या आपसे पूछा, क्या ये पॉसिबल है कि की ऑडिट मैटर तो हो लेकिन की ऑडिट मैटर सेक्शन ना हो? इसका आंसर है ये पॉसिबल नहीं है। थोड़ी देर बाद मैं रिवर्स करके इस क्वेश्चन को पूछूंगा, क्या ये पॉसिबल है कि की ऑडिट मैटर सेक्शन तो हो लेकिन की ऑडिट मैटर ना हो? इसका जवाब मैं अभी नहीं दे रहा, थोड़ी देर के बाद इसको देंगे। फिलहाल आपको जिस कंसेप्ट पे फोकस करवाना चाह रहा हूं वो ये कि की ऑडिट मैटर सेक्शन और की ऑडिट मैटर दोनों डिफरेंट कंसेप्ट है। ये पिक कर रहे हैं इस बात को, कह रहे पहली चीज सुने, की ऑडिट मैटर सेक्शन किस रिपोर्ट में आएगा? की ऑडिट मैटर सेक्शन किस, इसको गौर से सुनिए, की ऑडिट मैटर सेक्शन की बात कर रहा हूं। कह रहा है इन ऑडिट ऑफ, किसमें? इसका मतलब है रिव्यू की रिपोर्ट में की ऑडिट मैटर सेक्शन नहीं आएगा। इसका मतलब है कंपाइलेशन एंगेजमेंट में, इसका मतलब है एग्रीड अपॉन प्रोसीजर में, इसका मतलब ऑडिट के अलावा दुनिया के जितने भी एंगेजमेंट्स हैं उनकी रिपोर्ट तो होगी, उस रिपोर्ट में की ऑडिट मैटर नहीं आएगा। पहला लफ्ज की ऑडिट मैटर सेक्शन कब आएगा? ऑडिट के केस में। इसका मतलब है 700 और 800 की सीरीज में तो की ऑडिट मैटर आ सकता है, इसके अलावा और किसी एंगेजमेंट में 800 की सीरीज याद है ना, 800 स्पेशल, शाबाश, 800 आईएस 800 किस एंगेजमेंट को डील करता है? स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क को। 805 किसको डील करता है? सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिंगल एलिमेंट को। 810 किसको डील करता है? ऑडिट ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। क्लियर? तो इस बात में हम सारे एग्री करते हैं कि 700 और 800 की सीरीज में तो आ सकता है की ऑडिट मैटर, बाकी किसी एंगेजमेंट में नाम से ही जाहिर है की ऑडिट मैटर, तो नाम में ऑडिट है तो ऑडिट एंगेजमेंट में ही आएगा। आगे चलते हैं, ऑडिट में भी, हर ऑडिट में नहीं, कह रहा है किसमें? इन ऑडिट ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ लिस्टेड एंटिटीज। लिस्टेड एंटिटीज, इसका मतलब यह हुआ कि की ऑडिट मैटर रिक्वायर्ड है ऑडिट ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ लिस्टेड एंटिटीज। बाकी की किसी एंगेजमेंट में की ऑडिट मैटर रिक्वायर्ड नहीं, रिक्वायर्ड बाय आईएसए नहीं, लेकिन अगर लोकल लॉ रिक्वायर करे या ऑडिटर जरूरी समझे तो फिर की ऑडिट मैटर को इंक्लूड कर सकता है। नहीं बात समझ आई? अच्छा मुझे बताइए, क्या रिव्यू एंगेजमेंट की रिपोर्ट में की ऑडिट मैटर इंक्लूड किया जाएगा? नहीं किया जाएगा, शाबाश। अच्छा बताइए, क्या ऑडिट ऑफ कंप्लीट सेट नहीं, सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट ऑफ सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में यानी आईएसए 805 की रिपोर्ट में की ऑडिट मैटर रिक्वायर्ड है? नहीं, रिक्वायर्ड नहीं है, रिक्वायर्ड सिर्फ इस ऑडिट में है, ये जब सारे क्राइटेरिया मीट होगा। बाकी किसी ऑडिट में रिक्वायर्ड बाय आईएसए नहीं, लेकिन अगर लोकल लॉ रिक्वायर करे तो फिर आएगा, या अगर ऑडिटर जरूरी समझे फिर आएगा। अनलिस्टेड कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट में की ऑडिट मैटर आएगा? जनरल पर्पस है फ्रेमवर्क, अनलिस्टेड है, क्या की ऑडिट मैटर रिक्वायर्ड है? आईएसए रिक्वायर नहीं करते, लेकिन अगर लोकल लॉ रिक्वायर करे
फिर आ सकता है, या लोकल लॉ ने भी रिक्वायर नहीं किया, ऑडिटर जरूरी समझे तो भी आ सकता है। तो पहले क्लियर हो गया आपको कि किस इंगेजमेंट की रिपोर्ट में की ऑडिट मैटर सेक्शन आएगा। एक बार फिर से पढ़ लें, ऑडिट ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ लिस्टेड एंटिटी। क्लियर? इसका मतलब ISA 701 इस एंगेजमेंट में अप्लाई होता है। लेकिन इसमें भी याद रखें, अगर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेस किया है ना, अगर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेस किया है फिर की ऑडिट मैटर नहीं आएगा। ये कंसेप्ट हमने 700 में भी जहां तक मुझे याद है पढ़ा था, 705 में पढ़ा था कि अगर 705 में डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे तो रिपोर्ट में कौन से 2 पैराग्राफ नहीं आएंगे, की ऑडिट मैटर और अदर मैटर या अदर इंफॉर्मेशन। ISA 720 वाला, ISA 720 ये याद है? तो वहां पे भी हमने कंसेप्ट यहां पे लिंक हो गया। 705 में डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन के साथ हमने पढ़ा था कि की ऑडिट मैटर नहीं आएगा, यहां पे की ऑडिट मैटर के साथ पढ़ रहे हैं, कंसेप्ट लिंक हो गया हमारा कि अगर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हैं की ऑडिट मैटर सेक्शन इंक्लूड, इसका मतलब क्वालिफाइड ओपिनियन है तो की ऑडिट मैटर सेक्शन आएगा। अगर एडवर्स ओपिनियन है, ये बात याद रखेंगे केस स्टडी अटेम्प्ट करते हुए। आगे चलते हैं। अब हमें यह पता चल गया हम जिस क्लाइंट का ऑडिट करने के लिए जा रहे हैं वो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, लिस्टेड क्लाइंट है, ऑडिट करने जा रहे हैं, की ऑडिट मैटर आएगा, की ऑडिट मैटर सेक्शन आ गया। अब हमारा अगला टारगेट क्या है, ये डिसाइड कर लिया की ऑडिट मैटर सेक्शन इस रिपोर्ट में आएगा। अगला टारगेट क्या है भी, मैटर कौन कौन से हैं। स्टैंडर्ड कहता है ये लो, व्हाट इज की ऑडिट मैटर, यही डिसाइड करना चाहते हो ना। आपके पास बहुत से मैटर्स हैं, ठीक है, मैटर्स मींस यू समझिए कि एरियाज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, आपके सामने बहुत से 30, 35, 40 हो सकता है एरियाज हो। क्या सारे एरियाज की सिग्निफिकेंस एक जैसी होती है? अच्छा चले, केस स्टडी का क्वेश्चन मुझे याद आ गया। मुझे ये बताइए, हमारे लिए जो एरिया सिग्निफिकेंट होते हैं वो सिर्फ वही एरिया होते हैं ना जो अमाउंट वाइज सिग्निफिकेंट हो, जो या रिस्क वाइज भी सिग्निफिकेंट हो, रिस्क वाइज भी एरिया सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। तो अगर मैं किसी जगह पे ये कहूं कि मेरे लिए वही एरिया मोस्ट सिग्निफिकेंट है जिनके अमाउंट्स ज्यादा है, तो मेरी स्टेटमेंट ठीक होगी कि गलत? पक्की बात। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे लिए एरिया सिग्निफिकेंट 2 बड़ी बेसिस पे हो सकता है। एक अमाउंट, जिस एरिया की अमाउंट ज्यादा होगी वो सिग्निफिकेंट है, दूसरा जिस एरिया के में रिस्क ज्यादा होगा वो सिग्निफिकेंट। अब रिस्क ज्यादा किस वजह से हो सकता है, इसकी डिफरेंट रीजन हो सकती है, ठीक है। किसी एरिया में जजमेंट ज्यादा इन्वॉल्व है, एस्टिमेट ज्यादा इन्वॉल्व है, कॉम्प्लेक्सिटीज है, उस एरिया को वेरीफाई करने के लिए स्पेशल नॉलेज है, स्किल की जरूरत है। डिफरेंट रीजन हो सकती हैं कि कोई भी एरिया रिस्क वाइज सिग्निफिकेंट होने की। तो हमें वो ये बता रहा है कि की ऑडिट मैटर, कौन सा मैटर की ऑडिट मैटर होगा। कह रहा है ऐसा मैटर जो सिग्निफिकेंट है, जो डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट किया गया हो, ऐसा मैटर। पहली कंडीशन क्या, मैटर्स की ऑडिट मैटर कौन सा मैटर्स होगा जो डायरेक्टर को कम्युनिकेट किया गया हो। आपको याद होगा 700 में हमने स्टडी किया था कि सिग्निफिकेंट में डायरेक्टर्स को बहुत से मैटर्स कम्युनिकेट किए जाते हैं, ऐसे है ना। ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी है, ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट पढ़ा था, उसमें क्या हमने स्टडी किया था कि सिग्निफिकेंट मैटर्स डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करने हैं, पढ़ा था ना। सिग्निफिकेंट मैटर्स डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करने हैं। वो कौन सा स्टैंडर्ड है जो हमें यह बताता है कि डायरेक्टर को कौन कौन से मैटर्स कम्युनिकेट करने हैं? 260 और 265। ये 2 स्टैंडर्ड बताते हैं कि हमने कौन से मैटर्स हैं जो सिग्निफिकेंट और डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करने हैं। तो स्टेप नंबर 1 में वो कहता है ISA रिक्वायर के एवरी सिग्निफिकेंट मैटर शुड बी कम्युनिकेटेड टू दो चार्ज वे गवर्नेंस। तो आपने फर्ज कीजिए आपके टोटल 50 एरियाज हैं, उनमें से आपने डिसाइड किया कि 12 एरियाज ऐसे हैं जो सिग्निफिकेंट है, डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करेंगे। इन 12 में से जो मोस्ट सिग्निफिकेंट होंगे, हैं तो ये सारे सिग्निफिकेंट, इनमें से जो मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर्स होंगे और जो करंट पीरियड से रिलेट करते हैं वो आपके की ऑडिट मैटर होंगे। तो की ऑडिट मैटर डिसाइड करने में उसने 3 स्टेप यूज किए। स्टेप नंबर 1 में उसने कहा वो मैटर्स उठाओ जो डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट किए। स्टेप नंबर 2 में उसने कहा उनमें से जो मोस्ट सिग्निफिकेंट है, और स्टेप नंबर 3 में उसने कहा करंट पीरियड। इसका मतलब है, जो इससे पहली बात यह समझ आती है कि जो मैटर डायरेक्टर को कम्युनिकेट नहीं किया ना वो कभी भी की ऑडिट मैटर नहीं हो सकता। एग्रीड। इससे दूसरी बात यह समझ में आती है कि डायरेक्टर्स को जो मैटर कम्युनिकेट किया गया वो सारे के सारे की ऑडिट मैटर नहीं होंगे, उनमें से जो मोस्ट सिग्निफिकेंट होगा वो की ऑडिट मैटर।
और तीसरी चीज वो कहता है समटाइम ऐसा होता है कि आपको करंट ईयर के ऑडिट के साथ साथ करंट ईयर के बाजू का ऐसा होता है, क्या हम सिर्फ करंट ईयर का ऑडिट करते हैं, क्या फ्यूचर ईयर का भी ऑडिट कर सकते हैं, या पास्ट का भी ऑडिट कर सकते हैं। पास्ट फ्यूचर के ऑडिट की क्या एग्जांपल है, जैसे फॉर कॉस्ट पे रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना, इसके ऊपर भी हमारा स्टैंडर्ड है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम करंट ईयर के साथ साथ किसी प्रीवियस ईयर का भी ऑडिट कर रहे हो, मल्टीपल पीरियड का ऑडिट पॉसिबल है? याद रखिए पॉसिबल है। ये भी हम स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, 7-10 में ये एग्जांपल भी पढ़ेंगे कि सम टाइम हमें एंगेज किया जाता है इस साल के साथ साथ प्रीवियस ईयर का भी ऑडिट करने के लिए। तो अभी तक हमारा ये कंसेप्ट बिल्ड हुआ कि नॉर्मली तो हम अपॉइंट किए जाते हैं ऑनगोइंग ऑडिट का, करंट पीरियड का ऑडिट करने के लिए, लेकिन सम टाइम कुछ केसेस में हम किसी फ्यूचर ईयर की फाइनेंशियल फिगर्स को भी वेरीफाई कर सकते हैं, और सम टाइम हम करंट ईयर के साथ साथ प्रायर पीरियड के ऊपर भी ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकते हैं। कहता है ऐसी सिचुएशन में की ऑडिट मैटर कैसे डिसाइड करेंगे, कहता है की ऑडिट मैटर ऐसी सिचुएशन में वही होगा जो करंट पीरियड से रिलेट करता है। इवन अगर आपको प्रीवियस ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन देने के लिए भी अपॉइंट किया गया, यानी आपने 2 सालों पे ओपिनियन देना, तो आपका की ऑडिट मैटर किन मैटर में से निकलेगा, करंट पीरियड के मैटर में से। तो की ऑडिट मैटर में 3 चीजें ध्यान में रखिए, 3 चीजें। पहली चीज कम्युनिकेटेड विद 2 शार्प इक्विवेलेंस, दूसरी चीज मोस्ट सिग्निफिकेंट, तीसरी चीज करंट पीरियड। भाई यहां पे क्लियर हो गया? अच्छा अब थोड़ा मुझे जरा सोच के बताइए, इनमें से कौन से वाला ऐसा फैक्टर है, कौन से वाला ऐसा फैक्टर है जो कि जजमेंटल है, जजमेंट जिसको डिटरमिन करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा? मोस्ट सिग्निफिकेंट। शाबाश, ये तो आपके सामने लिस्ट ऑलरेडी मौजूद होगी। करंट पीरियड भी आप आसानी से डिसाइड कर सकते हैं, जिस पे आपको जजमेंट अप्लाई करना पड़ेगी वो क्या है, मोस्ट सिग्निफिकेंट फॉर करंट पीरियड। तो ये कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा मोस्ट सिग्निफिकेंट है? कहता है ये डिसाइड करने में कि मोस्ट सिग्निफिकेंट कौन से वाला है, आपने रिस्क को भी कंसीडर करना है, मटीरियलिटी को भी करना है। मटीरियलिटी का तो लिखी पड़ी बात है ना कि हर वो एरिया जिसकी अमाउंट हाईली सिग्निफिकेंट है, हाईली सिग्निफिकेंट है, वो मोस्ट सिग्निफिकेंट। उसके साथ साथ अदर क्राइटेरिया क्या है, ऐसे एरिया जिनमें रिस्क है, जिनमें जजमेंट्स इन्वॉल्व है, जिनमें कंप्लेक्सिटीज हैं, जिनमें एक्सपर्टीज इन्वॉल्व होती हैं, वो भी हमारे मोस्ट सिग्निफिकेंट होंगे। इसमें वो आपको ये बता रहा है कि कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा एरिया मोस्ट सिग्निफिकेंट है। किन फैक्टर्स को सामने रख के डिसाइड करेंगे कौन सा एरिया मोस्ट सिग्निफिकेंट, किन फैक्टर्स को, रिस्क, जजमेंट, कंप्लेक्सिटी, एस्टिमेट्स इन्वॉल्व होना, स्पेशलाइज्ड नॉलेज का यूज होना। ये एग्जांपल जहन में रखने हैं, फैक्टर्स जहन में रखने हैं। ये ड्राफ्टिंग में फैक्टर्स काम आएंगे। ड्राफ्टिंग करते हुए हमने साबित करना होता है कि ये मैटर जो हमने उठाया ये की ऑडिट मैटर है। साबित करने के लिए एक तो हमारे पास फैक्टर होता है कि उसकी अमाउंट ज्यादा होना उस मैटर की जिसको की ऑडिट मैटर के तौर पर रिपोर्ट करें, और दूसरी चीज क्या, ये फैक्टर्स। तो ये फैक्टर्स आपने ध्यान से याद कर लेने हैं। क्यों याद कर लेने हैं भला? ड्राफ्टिंग में ये साबित करते हुए कि ये बाकी की ऑडिट मैटर है, ये फैक्टर काम आएंगे। ठीक है। अच्छा अब इनकी एग्जांपल्स क्या है? एग्जांपल्स आपको नोट्स में मिल जाएंगे, अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। लेकिन याद रखें, आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। की ऑडिट मैटर के स्टैंडर्ड में उसने डेफिनेशन बताई है की ऑडिट मैटर के, फैक्टर्स बताए हैं जिनको सामने रख के आप डिसाइड करेंगे कि कोई मैटर की ऑडिट मैटर है कि नहीं, लेकिन की ऑडिट मैटर की लिस्ट नहीं दी, की ऑडिट मैटर की लिस्ट नहीं दी। आप बता सकते हैं कि लिस्ट उसने क्यों नहीं दी? हालांकि सोचे जरा, ISA 705 में उसने मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन की लिस्ट दी, ठीक है। 706 में एमसीज ऑफ मैटर की अदर मैटर पैराग्राफ की लिस्ट दी है। जब हम 570 गोइंग कंसर्न पढ़ेंगे ना, उसमें भी आप यह सीखेंगे कि उसने ऐसे इवेंट्स या कंडीशन की लिस्ट दी है जिनसे गोइंग कंसर्न पे डाउट क्रिएट होता है। लेकिन 701 में उसने की ऑडिट मैटर की लिस्ट नहीं दी। क्यों नहीं दी? इसमें जजमेंट इन्वॉल्व होते हैं, और ये चूंकि कहता है कि मोस्ट सिग्निफिकेंट है विद रेफरेंस टू करंट पीरियड, तो एन मुमकिन है कि एक एरिया एक ऑडिटर के लिए मोस्ट सिग्निफिकेंट हो और वही एरिया दूसरे ऑडिटर के लिए मोस्ट सिग्निफिकेंट ना हो। फॉर एग्जांपल, अगर एक आप ऑडिट रिपोर्ट स्टडी करें, उसमें आपको पता चले रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स को की ऑडिट मैटर में इंक्लूड किया। क्यों? क्योंकि उनकी रीवैल्यूएशन करवाए गए थे। लेकिन दूसरा एक और ऑडिटर है किसी दूसरी एंटिटी में, वहां पे भी फिक्स एसेट्स की रिवैल्यूएशन करवाई गई है, उसको की ऑडिट मैटर में उसने इंक्लूड नहीं किया। क्यों नहीं किया? उसमें फिक्स एसेट्स की अमाउंट निस्बतन स्मॉल थी, उसमें कुछ दूसरे बड़े एरियाज थे
जो कंपैरेटिवली सिग्निफिकेंट थे। तो हम मोस्ट सिग्निफिकेंट जब उठाते हैं ना मैटर्स, तो मे भी हमारे मोस्ट सिग्निफिकेंट की लिस्ट कोई और है, किसी दूसरे क्लाइंट में मोस्ट सिग्निफिकेंट की लिस्ट में कुछ और फैक्टर्स हैं। क्योंकि इसमें स्टैंडर्ड आगे चल के ये बताता है कि 2-3 जो सिग्निफिकेंट मैटर्स हैं वही की ऑर्डर मैटर सेक्शन में इंक्लूड करने चाहिए, बहुत ज्यादा मैटर्स की ऑर्डर मैटर में इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, तो लिस्ट नहीं है, लेकिन हमने क्या किया, हमने ये लिस्ट भी कैसे बनाई, जरा गैस कीजिए। जब स्टैंडर्ड ने हमें ISA 701 में लिस्ट नहीं दी हुई कि किन किन मैटर्स को की ऑर्डर मैटर में इंक्लूड कर सकते हैं, हमने फिर लिस्ट कैसे बनाई, हमने एक तो पास पेपर, लेकिन लिस्ट असल में पास पेपर से नहीं, हालांकि पास पेपर भी कवर होते हैं उसमें, लिस्ट हमने प्रिपेयर की पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे जाके लिस्टेड कंपनीज की रिपोर्ट्स को डाउनलोड करके उसमें हमने स्कैन किया कि पाकिस्तान में ऑडिटर या इवन कुछ ICAP ने अपनी वेबसाइट पे भी कुछ लिस्टेटिव रिपोर्ट शेयर की हुई हैं इंटरनेशनल मार्केट से, वहां से भी हमने देखा कि कौन कौन से मैटर्स ऐसे हैं जिनको इंक्लूड किया जाता है। तो ये लिस्ट आपको नोट्स में मिल जाएगी, अभी थोड़ी देर में हम इसको स्टडी भी करते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये लिस्ट कंप्लीट नहीं है। यानी एग्जाम में इस लिस्ट में से कोई एग्जाम्पल आ जाए तो आप उसे की ऑर्डर मैटर में इंक्लूड करेंगे, लेकिन याद रखिए आपने इसके साथ साथ डेफिनेशन को भी पक्का रखना है। मे भी किसी एग्जाम्पल में वो डेफिनेशन को के क्राइटेरिया को मीट करते हुए कोई नई एग्जाम्पल आपके सामने रख दे। तो ये लिस्ट तो आपको दी गई है की ऑर्डर मैटर की, लेकिन ये लिस्ट कंप्लीट नहीं है, इसमें मजीद एग्जाम्पल्स ऐड हो सकती हैं, क्राइटेरिया ध्यान में रखना। पहली चीज डिसाइड कर लिया हमने कौन सा की ऑर्डर मैटर है, इसमें 3 क्राइटेरिया, फिर उसके बाद फैक्टर्स हमने ध्यान में रखे। डन जी, आगे चलते हैं। हाउ मेनी की ऑर्डर मैटर्स, हमें अपनी रिपोर्ट में कितने की ऑर्डर मैटर इंक्लूड करने चाहिए, 1, 2, 4, 8, 10 कितने। स्टैंडर्ड कहता है ये डिपेंड करता है जजमेंट पे, ऑडिटर की जजमेंट में, वो कितने मैटर्स को समझता है कि ये मोस्ट सिग्निफिकेंट है, आने चाहिए। नॉर्मली देखें 2 से 3 की ऑडिट मैटर रीजनेबल समझे जाते हैं। स्टैंडर्ड प्रैक्टिस क्या है, किसी भी लिस्टेड कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट में कितने की ऑडिट मैटर, सेक्शन एक ही होगा, उस सेक्शन के अंदर कितने की ऑडिट मैटर होंगे, 2 से 3। लेंथी लिस्ट को स्टैंडर्ड डिस्करेज करता है, लेंथी लिस्ट को स्टैंडर्ड डिस्करेज करता है, कहता है लेंथी लिस्ट नहीं होनी चाहिए, लेंथी लिस्ट से की ऑडिट मैटर की सिग्निफिकेंस कंप्रोमाइज हो जाती है। फिर स्टैंडर्ड डिस्कस करता है, कहता है क्या कोई 0 की ऑडिट मैटर हो सकता है, यानी क्या ऐसा पॉसिबल है कि ऑडिट मैटर सेक्शन तो हो उसके अंदर कोई की ऑडिट मैटर ना हो, कहता है लेकिन ये रेयर केस में होगा जब एंटिटी के हमारे ऑडिट क्लाइंट के प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है, बहुत ही। बाजुकात आपने शायद कोई ऐसा क्लाइंट भी देखा हो सारे साल में कोई एक्टिविटी नहीं होती, बाजुकात ऐसा भी होता है सारे साल में या बहुत लिमिटेड एक्टिविटीज होती हैं। वो नॉर्मली ऐसे क्लाइंट होते हैं जो एक्टिवली कोई प्रोजेक्ट वगैरह नहीं स्टार्ट कर रहे, सेल परचेज में इन्वॉल्व नहीं है, बस यूं ही कंपनी जो है वो एक तरह से समझ लीजिए कि इनएक्टिव पोजीशन पे है। तो अगर क्लाइंट के, हमारे ऑडिट क्लाइंट के प्रोसीजर्स ऐसे हैं, हमारे क्लाइंट के ऑपरेशंस बहुत सिंपल है, लिमिटेड है, तो उस सूरत में पॉसिबल है कि ऑडिट मैटर सेक्शन तो हो, की ऑडिट मैटर ना हो। वरना नॉर्मली कितने की ऑडिट मैटर होते हैं, 2 से 3। तो हमने डिसाइड कर लिया कि ऑडिट मैटर क्या होता है, हमने डिसाइड कर लिया कितने की ऑडिट मैटर रिपोर्ट में इंक्लूड होने चाहिए। फर्स्ट कीजिए हमने 3 की ऑडिट मैटर डिसाइड कर लिए। अब नेक्स्ट और प्रोबेबली सबसे अहम पॉइंट, इस की ऑडिट मैटर को ड्राफ्ट कैसे करना है, ये सुन लीजिए। की ऑडिट मैटर सबसे पहले डिस्क्रिप्शन ऑफ मेन हेडिंग, आपने मेन हेडिंग देनी है। मेन हेडिंग क्या आएगी, की ऑडिट मैटर सेक्शन, ये हेडिंग। जैसे एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ, जैसे ओपिनियन सेक्शन, हेडिंग आती है ना, हमने स्टडी किया है ISA 700 के मुताबिक जो रिपोर्ट बनती है उसमें हर पैराग्राफ से पहले उसकी हेडिंग आती है। तो की ऑडिट मैटर सेक्शन से भी पहले इसकी हेडिंग नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। तो पहले हेडिंग देखें की ऑडिट मैटर सेक्शन, फिर डिफाइन करेंगे, उसमें डेफिनेशन लिखेंगे कि की ऑडिट मैटर क्या होता है। ये डेफिनेशन क्यों, अच्छा डेफिनेशन यही आएगी, ये डेफिनेशन बता सकते हैं क्यों लिखेंगे, ताकि यूजर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए उनको पता चल जाए कि ये की ऑडिट मैटर जो हम अब बताने जा रहे हैं ये असल में होता क्या है। फिर आपको हो सकता है कि कोई फर्दर स्टेटमेंट भी ऐड करनी पड़े डेफिनेशन के साथ, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। सिचुएशन से क्या मुराद है कि आप क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करने जा रहे हैं, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेस करने जा रहे हैं, एडवर्स ओपिनियन एक्सप्रेस करने। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में तो वैसे की ऑडिट मैटर इंक्लूड नहीं करते,
लेकिन अगर क्वालिफाइड ओपिनियन या एडवर्स ओपिनियन एक्सप्रेस करने जा रहे हैं तो हमें एक फर्दर स्टेटमेंट ऐड करना पड़ती है, फर्दर स्टेटमेंट ऐड करना पड़ती है। जैसे यहां पे रुके, मुझे बताइए, ये मैं फर्दर स्टेटमेंट आपके साथ डिस्कस करने लगा, ये क्या होती है? मटीरियल मिसस्टेटमेंट बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन सामने रखे की ऑर्डिनरी मैटर की, और मुझे बताइए मटीरियल मिसस्टेटमेंट इस डेफिनेशन पे पूरा उतरती है कि नहीं? पहला क्वेश्चन, क्या मटीरियल मिसस्टेटमेंट डायरेक्ट दो साहब को कम्युनिकेट की जाती है? क्या करंट पीरियड से रिलेट करती है? क्या मोस्ट सिग्निफिकेंट होती है? बिल्कुल, हर वो चीज याद रखें मोस्ट सिग्निफिकेंट है जो रिपोर्ट ओपिनियन को मॉडिफाई कर दे। जिसने रिपोर्ट को मॉडिफाई कर दिया उससे बढ़कर सिग्निफिकेंट क्या हो? तो मटीरियल मिसस्टेटमेंट बाय डेफिनेशन की ऑर्डर्ड मैटर है, लेकिन इसे की ऑर्डर्ड मैटर सेक्शन में डिस्क्राइब नहीं किया जाता। इसे की ऑर्डर्ड मैटर सेक्शन में डिस्क्राइब क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि इसका अपना पैराग्राफ है। इसे हम बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन में एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर? मटीरियल मिसस्टेटमेंट है, बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन में जाएगी, वहीं पे एक्सप्लेन करेंगे। फिर से, मटीरियल स्कोप लिमिटेशन क्या बाय डेफिनेशन की ऑर्डर्ड मैटर है? मोस्ट डायरेक्टर को कम्युनिकेट करते हैं, करंट पीरियड से रिलेट करता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट है। तो मुझे बताइए, क्या हमें फिर मटीरियल स्कोप लिमिटेशन को की ऑर्डर्ड मैटर में डिस्क्राइब करना चाहिए? स्टैंडर्ड कहता है नहीं, है बाय डेफिनेशन की ऑर्डर्ड मैटर, लेकिन इसको डिस्क्राइब नहीं करना। डिस्क्राइब इसको बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन में करना है। तो यहां पे क्या करना है? फिर यहां पे हम ये वर्डिंग थोड़ी सी चेंज कर देंगे, एक स्टेटमेंट ऐड कर लेंगे। जैसे 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 एक्सेप्ट फॉर मैटर, सॉरी, इन एडिशन टू मैटर्स, इन एडिशन टू मैटर्स डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन फॉलोइंग आर अदर्स की ऑर्डर्ड मैटर्स। ये स्टेटमेंट है जब ओपिनियन मॉडिफाइड हो ना, जब ओपिनियन क्वालिफाइड हो या एडवर्स हो, तो फिर की ऑर्डर्ड मैटर सेक्शन तो फिर भी आएगा, लेकिन उसमें यह लिखा जाएगा कि इन एडिशन टू मैटर, यानी जो मैटर्स क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन में डिस्क्राइब किए हैं वो तो की ऑर्डर्ड मैटर है ही, उनके अलावा ये नीचे दो तीन की ऑर्डर्ड मैटर हो रहा है। ये इन एडिशन टू क्यों लिखा जाता है? क्योंकि वो जो मटीरियल मिसस्टेटमेंट है, मटीरियल स्कोप लिमिटेशन है, वो भी तो की ऑर्डर्ड मैटर है। ये फर्दर स्टेटमेंट डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, समझ लगी आपको? इसकी एग्जांपल वो नोट्स में मौजूद है, आईएसएस ने भी दी हुई है। ये क्लियर हो गया? अच्छा, लेकिन याद रखें ये अभी हम मेन हेडिंग एक्सप्लेन कर रहे हैं, अभी इसमें की ऑर्डर्ड मैटर नहीं आया, ये मेन हेडिंग है। आगे चलते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिविजुअल की ऑर्डर्ड मैटर्स। अब क्या करना है? इंडिविजुअल की ऑर्डर्ड मैटर्स को डिस्क्राइब करना। वो कैसे करेंगे? वो कहता है जी आपने तीन चीजें बतानी है डिस्क्राइब करते हुए। व्हाट? की ऑर्डर्ड मैटर है क्या? वाई? आपने कैसे डिसाइड किया कि ये की ऑर्डर्ड मैटर है? हाउ एड्रेस? इसको एड्रेस करने के लिए आपने क्या प्रोसीजर परफॉर्म किए? हर की ऑर्डर्ड मैटर, इंडिविजुअल की ऑर्डर्ड मैटर को डिस्क्राइब करते हुए हमें तीन चीजें बतानी है। पहली चीज क्या? व्हाट? कि कौन सा क्या? जैसे रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, हम लिखेंगे वी डिटरमिन्ड रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट टू बी ए की ऑर्डर्ड मैटर। फिर आगे क्या बताना है? व्हाई? कैसे, क्यों डिसाइड किया हमने की ऑर्डर्ड मैटर? बिकॉज इट्स अमाउंट इज सिग्निफिकेंट एंड इट आल्सो इन्वॉल्व्स complexity, या it also involves use of expert या use of judgment। जो भी आप समझते हैं एक या दो रेलिवेंट फैक्टर हैं उनको आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन याद रखें स्टैंडर्ड ये कहता है कि सिर्फ अमाउंट नहीं, बल्कि अमाउंट के साथ अगर कोई और फैक्टर भी रेलिवेंट हो उसको भी जस्टिफिकेशन में इंक्लूड करना है। व्हाट? व्हाई? हाउ का मतलब क्या है? प्रोसीजर क्या परफॉर्म किए इसको एड्रेस करने के लिए? इसको एड्रेस करने के लिए प्रोसीजर क्या परफॉर्म किए? इसमें आपने बताना होगा सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स को, या टेस्ट ऑफ कंट्रोल को भी बता सकते हैं। ज्यादातर सब्सटेंटिव प्रोसीजर बताते हैं कि हमने इस एरिया को वेरीफाई करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर परफॉर्म किए। यही वो मेन प्रोसीजर्स हैं जो यूजर्स को बताने के लिए हमने की ऑर्डर्ड मैटर का सेक्शन इजाद किया। रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट को वेरीफाई करने के लिए क्या प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं? कुछ बता सकते हैं? कौन कौन सा प्रोसीजर है?
वैल्यूअर की रिपोर्ट लेते हैं, उसको रीड करते हैं, और एक्सपर्ट की कंपिटेंस कैपेबिलिटी को वैल्यूएट करेंगे, अजम्पशंस को चेक करेंगे, जो अजम्पशंस ली गई हैं वो हमारे कंसिस्टेंट है फ्रेमवर्क के साथ, ठीक है। हो सकता है हम उस फिक्स एसेट को फिजिकल कंडीशन को भी देखें, तो ये कुछ प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। लेकिन याद रखिए कि ऑडिट मैटर में प्रोसीजर को बताते हुए आपने छोटे मोटे या रूटीन नेचर के प्रोसीजर नहीं लिखने होते, इंपॉर्टेंट प्रोसीजर लिखने, 3-4 प्रोसीजर लिखने काफी है। यानी 2-3 की ऑडिट मैटर हर रिपोर्ट के अंदर, और हर की ऑडिट मैटर के अंदर 3-4 प्रोसीजर्स हो। लेकिन ना तो की ऑडिट मैटर में रूटीन वाले एरियाज आएंगे, सिर्फ मोस्ट सिग्निफिकेंट वाले आएंगे। रूटीन वाले एरियाज को आप की ऑडिट मैटर में इंक्लूड करते हैं तो गलत करेंगे। और इसी तरह की ऑडिट मैटर में प्रोसीजर को डिस्क्राइब करते हुए आपने मोस्ट सिग्निफिकेंट वाले प्रोसीजर बताने हैं, रूटीन वाले प्रोसीजर बताएंगे तो गलत करेंगे। यानी ये नहीं कि बैलेंसेस को हमने टी काउंट के साथ एग्री कर लिया, ठीक है। इस तरह के रूटीन प्रोसीजर्स नहीं, सिग्निफिकेंट प्रोसीजर बताने हैं आपने। वो कैफ लेवल पे सिग्निफिकेंट प्रोसीजर, सब्सटेंटिव प्रोसीजर याद किए थे ना, कुछ प्रोसीजर वो भी यूज हो सकते हैं। लेकिन एग्जाम में याद रखिएगा वो मोस्ट प्रोबेबली आपसे ऐसी सिचुएशन के की ऑडिट मैटर पूछेगा जो आपने कैफ लेवल पे नहीं पढ़ी, जो आपने, हाँ अब आपके जहन में क्या क्वेश्चन आ रहा है, ऐसी कौन सी सिचुएशन होगी जो हमने कैफ लेवल में नहीं पढ़ी और वो दे सकता है। और अगर हमें कोई ऐसी सिचुएशन दे दे तो हमने तो पढ़ी नहीं होगी, लिखेंगे कैसे। शाबाश, ये क्वेश्चन आया कि नहीं है, आप जवाब दीजिए। देखिए तो आप ऑडिट डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग कर रहे हैं तो फिर तो हो सकता है आप अपनी जजमेंट की बेस पे कुछ ना कुछ प्रोसीजर बता दें। लेकिन बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो ऑडिट डिपार्टमेंट में काम नहीं कर रहे, और इवन जो ऑडिट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं वो भी हो सकता है कि ऐसा एरिया सामने आ जाए, ऐसे सब्सटेंटिव प्रोसीजर बताने पड़े कि ऑडिट मैटर में जो उन्होंने नहीं किया हुआ। तो आपके लिए बेहतर अप्रोच पता है क्या है, आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाएं, वहां पे लिस्टेड कंपनीज की ऑडिट रिपोर्ट मौजूद है। किसी भी लिस्टेड कंपनी को सेलेक्ट करें, हफ्ते में 1-2 दफा ये काम कर लिया करें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाएं, वो मैं लिंक आपके साथ व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा, अगर भूल जाऊं तो याद करवा देना, क्योंकि कई दफा भूल जाता हूं मैं। आपने हफ्ते में 1 या 2 दफा क्या करना है, स्टॉक एक्सचेंज में जाना है, कोई भी रैंडमली एक लिस्टेड कंपनी सेलेक्ट करनी है अपनी मर्जी की, उसको डाउनलोड करना है। हाँ, लेकिन एक चीज पहले देख लेनी है, क्या कि उसकी ऑडिट रिपोर्ट में डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन तो नहीं है, क्योंकि डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन अगर दिया तो कैम होगा ही नहीं। हाँ, अगर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन नहीं है फिर बेफिक्र होकर डाउनलोड करें और उसके अंदर की ऑडिट मैटर सेक्शन को रीड करें कि किन एग्जांपल्स, किन मैटर्स के ऊपर उसने की ऑडिट मैटर दिया है और क्या प्रोसीजर इंक्लूड किया है। याद रखें ये एग्जाम्पल और ये ड्राफ्टिंग आपको ISA 701 में नहीं मिलेगी। क्योंकि अभी बताया आपको 701 ने कोई एग्जाम्पल नहीं दी, कोई प्रोसीजर नहीं बताए हुए। प्रोसीजर आपको प्रैक्टिस से सीखने पड़ेंगे। कैसे? प्रैक्टिस से सीखने पड़ेंगे। हाँ, किसी हद तक हमने एक काम किया है। काम क्या किया है कि यही काम जो आपको असाइनमेंट दिया ना, पहले हमने खुद भी किया है। डाउनलोड किया, उसमें देखे कौन कौन से की ऑडिट मैटर रिपीटेडली आ रहे हैं, उनको इकट्ठा किया, उनके प्रोसीजर भी लिख दिए और वो आपको नोट्स में इंक्लूड कर दिए। तो जब आप इन नोट्स को पढ़ के अगर स्टॉक एक्सचेंज की साइड पे जाएंगे तो आपको बहुत से ऐसे की ऑडिट, ज्यादातर की ऑडिट मैटर वही मिलेंगे जो हमने यहाँ पे लिख दिए हुए। लेकिन याद रखें कुछ नए की ऑडिट मैटर्स भी मिलेंगे और आपने उनको पिक करना है, उनको अपने पास लिख लेना है। क्लियर? हाँ, चाहे तो दूसरों के लिए ग्रुप में शेयर भी कर दें, लेकिन इमेज बना के पूरी की पूरी एनुअल रिपोर्ट ना, इतना टाइम किसी के पास नहीं होता। की ऑडिट मैटर उस PDF का इमेज बनाना आता है ना, रेलिवेंट सेक्शन का इमेज बनाए और वो व्हाट्सएप ग्रुप में दूसरों के लिए शेयर कर दें, जो आपके लिए नया एरिया हो, दूसरों का भी भला हो जाएगा। तो इंडिविजुअल की ऑडिट मैटर को कैसे डिस्क्राइब करना, क्लियर हो गया? 3 सेक्शन, वर्ड, व्हाई, हाउ। ये भी मैं आपको इसकी प्रेजेंटेशन बताता हूं। वो दरमियान में लाइन लगाते हैं हम, लेफ्ट साइड पे हम लिखते हैं वर्ड, व्हाई, और राइट साइड पे लिखते हैं हाउ, प्रोसीजर्स। अच्छा, यहां पे कह रहा है वर्ड के साथ रेफरेंस भी देना है, रेफरेंस भी देना है। एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ में रेफरेंस आता था, एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ में नोट्स अकाउंट्स का रेफरेंस आता था, शाबाश। अदर मैटर में आता था, पक्का। बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन सेक्शन में आता था, ये बताइए, बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन सेक्शन में क्या नोट्स ऑफ द अकाउंट्स का रेफरेंस आता है? इसका जवाब है यस, आता है। बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन को डिस्क्राइब करते हुए जिस इश्यू के ऊपर मॉडिफिकेशन आ रही है वो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्राइब हुआ है, जो अक्सर होता है, तो आपने अपने बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन सेक्शन में उसका रेफरेंस देना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। तो प्रेजेंट कैसे करना है रिपोर्ट में की ऑडिट मैटर को? पहले मेन हेडिंग डिस्क्राइब करनी है,
मेन हेडिंग से मुराद की ऑर्डर मैटर सेक्शन और उसकी डेफिनेशन देनी है। फिर इसके बाद इंडिविजुअल की ऑर्डर मैटर की हेडिंग देनी है, सब हेडिंग, इसे सब हेडिंग बोलते हैं। और इसके 3 हिस्सों में इसको बताना है इंडिविजुअल की ऑर्डर मैटर को। 3 हिस्से कौन से हैं? व्हाट, व्हाई और हाउ। रेफरेंस देना ना भूलिएगा, रेफरेंस देना ना भूलिएगा। फिर इसके अलावा हाँ कुछ आपको टिप्स बता देते हैं और कुछ अदर कंसेप्ट छोटे मोटे। मेन कंसेप्ट हमने स्टडी कर लिए। वो क्या है? सेपरेट ओपिनियन नहीं दिया जाएगा की ऑडिट मैटर में। हम ये नहीं लिखते, हम ये तो बताते हैं कि ये एरिया है, जैसे वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज है, इसमें हमने ये प्रोसीजर परफॉर्म किए। इस प्रोसीजर के नतीजे में हम ये नहीं कहते कि ये कंपोनेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, क्योंकि ये तो एक तरह से ओपिनियन हो जाएगा। हम की ऑडिट मैटर को डिस्क्राइब तो करते हैं, इसमें अपने प्रोसीजर तो इसके ऊपर सेपरेट ओपिनियन नहीं देते। सेपरेट ओपिनियन देने का मतलब क्या है? हम ये नहीं लिखते कि दिस एरिया इज फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, या वी हैव वेरीफाइड दिस एरिया एंड दिस इज ट्रू, दिस रिप्रेजेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू। इंडिविजुअल्स के ऊपर ओपिनियन क्यों भला? क्योंकि ओपिनियन तो पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम अलग से दे चुके हैं। कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने जिससे ये लगे कि आप इनकी ऑर्डर मैटर के ऊपर ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हैं। फिर क्या की ऑर्डर मैटर सेक्शन में, ये तो समझ लगी आपको, हम सेपरेट ओपिनियन नहीं दे रहे थे, प्रोसीजर बता रहे हैं, लेकिन ये नहीं कह रहे कि इन प्रोसीजर्स के नतीजे में इस ओपिनियन के ऊपर पहुंचे। ओपिनियन हमारा वो ओपिनियन सेक्शन में आएगा, वो की ऑर्डर मैटर सेक्शन में थोड़े ओपिनियन आएगा। क्या टेक्निकल टर्म यूज करने चाहिए की ऑर्डर मैटर में? यूजर को समझ नहीं आएगी, शाबाश। इसीलिए आपको याद है एक दफा पहले भी बताया था, IS1 IS2 ये टर्म्स यूज करनी चाहिए हमें। इसको एक्सप्लेन किए बगैर इसको यूज नहीं करना। IS2 का टाइटल बताए बगैर IS2 यूज करना गलत है। सिर्फ IFRS 16 या 15 को यूज कर देना टर्म गलत है, आपको उसके साथ उसका टाइटल भी लिखना पड़ेगा। अगर किसी की ऑर्डर मैटर को डिस्क्राइब करते हुए आपको लगे कि कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन की भी जरूरत है, कुछ मजीद बातें भी होनी चाहिए थी, किसी मैटर को की ऑर्डर मैटर के तौर पे डिस्क्राइब कर रहे हैं आप, लेकिन आप ये समझते हैं कि कुछ मजीद इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए थी। 2 ऑप्शन दे रहा हूं, एक सही एक गलत। पहली ऑप्शन, जो इंफॉर्मेशन एडिशनल आप समझते हैं जरूरी है वो की ऑर्डर मैटर सेक्शन में इंक्लूड कर दें, पहली। दूसरी ऑप्शन क्या है? मैनेजमेंट से कहे कि वो उस एडिशनल इंफॉर्मेशन को जो जरूरी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ऐड करे और हम रेफरेंस दे दें की ऑर्डर मैटर में। क्या करना चाहिए? प्रॉब्लम समझ रहे हैं? प्रॉब्लम क्या है कि किसी मैटर को डिस्क्राइब करते हुए हम समझते हैं कि कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए थे, और वो एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर मैनेजमेंट ने इंक्लूड नहीं की तो क्या करें? हम खुद अपने सेक्शन में इंक्लूड कर दें, क्या या मैनेजमेंट से कहें वो नोट्स में इंक्लूड करें और हम अपने की ऑर्डर मैटर सेक्शन में उसका रेफरेंस दे दें, रेफरेंस दे दें। दूसरी वाली बात बेहतर है कि मैनेजमेंट से कहेंगे वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उस मैटर को डिस्क्राइब करे डिटेल में, फर्दर एडिशनल इंफॉर्मेशन दे और हम रेफरेंस दे दें। इसका मतलब यह हुआ कि ऑर्डर मैटर में रेफरेंस आएगा। अगर इंफॉर्मेशन नहीं भी दी हुई मैनेजमेंट ने तो हम मैनेजमेंट से कहेंगे कि सर इंफॉर्मेशन इंक्लूड कीजिए और फिर हम रेफरेंस दे देंगे उसका। टिप्स क्लियर? फिर अदर कंसेप्ट है कुछ। अदर कंसेप्ट क्या? ऑर्डर। की ऑर्डर मैटर का ऑर्डर क्या होना चाहिए? भाई की ऑर्डर मैटर का ऑर्डर बताना तो दूर की बात है, आपको पता है ISAs ने एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर रिपोर्ट का ऑर्डर भी नहीं बताया हुआ, सिर्फ 2 एलिमेंट्स का ऑर्डर बताया है, ओपिनियन और बेसिस ऑफ ओपिनियन। तो की ऑर्डर मैटर का ऑर्डर क्या होना चाहिए? ये ऑर्डर की मर्जी है। वो चाहे तो नॉर्मली 2 तरह से ऑर्डर दिए जाते हैं की ऑर्डर मैटर के। की ऑर्डर मैटर होते कितने हैं? 2-3 हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली 2-3 होते हैं। या तो इंपोर्टेंस के लिहाज से उनका ऑर्डर दे, यानी मोस्ट इंपोर्टेंट की ऑर्डर मैटर पहले आ जाए, उसके बाद कंपैरेटिवली लेस इंपोर्टेंट दूसरे नंबर पे, और उससे कम है हम तीसरे। इंपोर्टेंस वाइज भी ऑर्डर लगा सकते हैं की ऑर्डर मैटर का, या प्रेजेंटेशन वाइज भी, यानी नोट्स व अकाउंट्स में जिस तरतीब से की ऑर्डर मैटर डिस्क्राइब हो रहे हैं, नोट्स व अकाउंट्स में जिस तरतीब से मैटर डिस्क्राइब हो रहे हैं, आप भी उसी तरतीब से की ऑर्डर मैटर, यानी जो नोट नंबर 12 है उसका, उस पर अगर आपने डिसाइड किया कि ऑर्डर मैटर आना चाहिए उस मैटर पे, वो पहले, और नोट नंबर 16 बाद में, और 23 उसके बाद। ऑर्डर वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ? तो 2 तरह से की ऑर्डर मैटर का ऑर्डर लगाया जा सकता है। कैसे? इंपोर्टेंस वाइज और प्रेजेंटेशन वाइज। नेक्स्ट, अच्छा अब ये कंसेप्ट ध्यान से सुनिएगा, प्रीवियस कंसेप्ट के साथ मिक्स ना कीजिएगा। अगर कोई मैटर पिछले साल में की ऑर्डर मैटर में इंक्लूड हुआ
जैसे डेफर्ड टैक्स पिछले साल भी की ऑडिट मैटर में इंक्लूड किया गया, क्या इस साल वो दोबारा की ऑडिट मैटर सेक्शन में इंक्लूड हो सकता है? याद रखें, हम इस साल सिर्फ इसी साल का ऑडिट कर रहे हैं, पिछले साल का नहीं कर रहे। शाबाश, ये डिपेंड करेगा। अगर इस साल करंट ईयर में भी सेम क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है वो, यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट है, डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट किया गया, करंट पीरियड से रिलेट कर रहा है, तो वो इस साल भी की ऑडिट मैटर में आ सकता है। इसका मतलब है अगर आप किसी लिस्टेड कंपनी की इस साल की ऑडिट रिपोर्ट डाउनलोड करें और पिछले साल की ऑडिट रिपोर्ट डाउनलोड करें और दोनों का की ऑडिट मैटर कंपेयर करें, तो जो मैटर पिछले साल की ऑडिट मैटर था क्या इस साल भी हो सकता है? जरूरी नहीं, लेकिन हो सकता है, हो सकता है। अगर वो इस साल भी क्राइटेरिया मीट करते हुए मैटर लास्ट ईयर वाले, तो वो इस साल की ऑडिट मैटर सेक्शन में आ सकते हैं। ये बात समझ आ गई। अब आखिरी कंसेप्ट, और आखिरी कंसेप्ट वही है जो पहला कंसेप्ट था। क्या था पहला कंसेप्ट? बता कि की ऑडिट मैटर सेक्शन और की ऑडिट मैटर दोनों डिफरेंट कंसेप्ट है। की ऑडिट मैटर सेक्शन वो पूरा सेक्शन है जिसके अंदर इंडिविजुअल की ऑडिट मैटर्स को रिपोर्ट किया जाएगा। स्टार्ट में हमने कंसेप्ट पढ़ा वो सिचुएशन जिसमें की ऑडिट मैटर सेक्शन इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो कौन सी सिचुएशन है? जब डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेस किया जाए। लिस्टेड कंपनी का ऑडिट है, जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट है, लिस्टेड क्लाइंट है, की ऑडिट मैटर इंक्लूड करना लाजमी है ऐसे ने कहा, लेकिन किस सिचुएशन में इंक्लूड नहीं करेंगे? जब डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे दिया जाए। लेकिन अब एंड पे, ये पहला कंसेप्ट था हमारा, आखिरी कंसेप्ट हमारा क्या है कि वो कौन सी सेक्शन है जब इंडिविजुअल की ऑडिट मैटर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। इंडिविजुअल मैटर की ऑडिट मैटर सेक्शन आया, लेकिन एक ऐसा मैटर जो क्राइटेरिया पूरा करता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट है, डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट किया, करंट ईयर से रिलेट करता है, इसके बावजूद भी क्या पॉसिबल है कि वो की ऑडिट मैटर में इंक्लूड ना किया जाए? यस। स्टैंडर्ड ने दो चीजें कही हैं। दो में एक ऐसा मैटर जिसे आपने की ऑडिट मैटर डिटरमिन किया है वो हो सकता है आपकी रिपोर्ट में इंक्लूड ना हो। पहला, व्हेन लॉ प्रिक्लूड्स, जब लॉ मना कर दे कि किसी मैटर को आपने की ऑडिट मैटर में इंक्लूड नहीं करना, तो हम उसको की ऑडिट मैटर में इंक्लूड नहीं करेंगे। और दूसरा, दूसरी सिचुएशन जब की ऑडिट मैटर, कोई मैटर की ऑडिट मैटर है लेकिन इंक्लूड नहीं किया जाएगा, जब उसका डिस्क्लोज करने का, की ऑडिट मैटर में इंक्लूड करने का बेनिफिट कम और नुकसान ज्यादा हो। When adverse consequences are greater than public interest benefits. When adverse consequences are greater than public interest benefits, तो उस सूरत में इसे की ऑडिट मैटर में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ये कोई मिलता जुलता कंसेप्ट नहीं है, इससे पहले हमने पढ़ा हो। मुझे कुछ याद आ रहा है 705 की कोई एग्जांपल, कोई केस स्टडी याद आ रही है जिसमें कोई डिस्क्लोजर IS 37 के मुताबिक रिक्वायर्ड था, लेकिन मैनेजमेंट ने उसे डिस्क्लोजर को इंक्लूड नहीं किया, जनरल स्टेटमेंट दे दी। क्या कह के? ये कंपनी की पोजीशन को एडवर्सली इफेक्ट कर सकता है अगर हमने कंप्लीट डिस्क्लोजर दिया। तो बताइए उस सिचुएशन में ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? डिस्क्लोजर को इंक्लूड करवाना होता है कि नहीं करवाना होता? नहीं, तो फिर क्या करते हैं? ये अहम क्वेश्चन। फिर क्या करते हैं? 50 रुपए इनाम। क्वेश्चन समझ आ रहा है आपको कि IS 37 एक कंटीजेंसी, एक प्रोविजन, किसी केस को, किसी मैटर को कहता है डिस्क्लोज होना चाहिए, लेकिन कंपनी ने उसको डिस्क्लोज नहीं किया। क्या कह के डिस्क्लोज नहीं किया? कि अगर इसको फुल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करेंगे कंपनी की पोजीशन एडवर्सली इफेक्ट हो सकती है। चेक करेगा मैनेजमेंट का ओपिनियन ठीक है कि नहीं। हाँ, शाबाश। इसमें हमने डिस्क्लोजर इंक्लूड नहीं करवाना होता, लेकिन ये चेक करना होता है कि मैनेजमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है कि नहीं, वाकई इसके कंप्लीट डिस्क्लोजर से मैनेजमेंट की पोजीशन इफेक्ट होगी कि नहीं। उसी तरह एग्जैक्टली ये कंसेप्ट है। अगर मैनेजमेंट कहे सर ये एक मैटर है, इसको की ऑडिट मैटर सेक्शन में इंक्लूड ना कीजिए, हमने पूछा क्यों ना इंक्लूड कीजिए, उन्होंने कहा सर इसलिए कि एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस ज्यादा होंगे, पब्लिक इंटरेस्ट बेनिफिट कम होगा। तो क्या उस मैटर को की ऑडिट मैटर में इंक्लूड करेंगे? नहीं करेंगे, लेकिन ये चेक जरूर करेंगे कि क्या वाकई इसको डिस्क्लोज करने से, इसको की ऑडिट मैटर में इंक्लूड करने से एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस ज्यादा और पब्लिक इंटरेस्ट बेनिफिट कम है कि नहीं। कुछ क्लियर हुआ? कोई रिवीजन करते हैं जरा 2 मिनट में। सबसे पहले आज का हमारा स्टैंडर्ड कौन सा है? 7। किससे रिलेट करता है? की ऑडिट मैटर। मेन 2 चीजें क्या बताता है कि कैसे डिसाइड करना है कोई मैटर की ऑडिट मैटर है कि नहीं, और दूसरी चीज इसको रिपोर्ट कैसे करना है।
तो सबसे पहले मुझे बताइए किन रिपोर्ट्स में की ऑडिट मैटर सेक्शन इंक्लूड करना होता है? ऑडिट ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ लिस्टेड एंटिटीज। और कब की ऑडिट मैटर इंक्लूड नहीं करते हैं, चाहे लिस्टेड कंपनी क्यों ना हो जनरल पर्पस, जब डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हो तब इसको इंक्लूड नहीं करता है। अच्छा बताइए क्या अनलिस्टेड कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट में की ऑडिट मैटर सेक्शन इंक्लूड किया जाता है? आईएसए रिक्वायर नहीं करते, लेकिन अगर लोकल लॉ रिक्वायर करें या ऑडिटर जरूरी समझे तो फिर किया जा सकता है। जैसे पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज होती है ना, चैरिटी बेस्ड, इनमें चूंकि पब्लिक का इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है, जनरल पब्लिक का पैसे इन्वॉल्व होते हैं, इनमें की ऑडिट मैटर को इंक्लूड किया जा सकता है ताकि जनरल पब्लिक तक रेलिवेंट इंफॉर्मेशन पहुंच सके। अब बताइए कैसे डिसाइड किया जाएगा कोई मैटर कायम है कि नहीं? एक है डेफिनेशन, एक है फैक्टर्स। डेफिनेशन क्या है? 3 पॉइंट्स, कम्युनिकेटेड विद दोस्त इक्वलनेस, मोस्ट सिग्निफिकेंट, करंट पीरियड। और रेलिवेंट फैक्टर्स क्या है? रेस, जजमेंट, कंप्लेक्सिटी, एक्सपर्टीज इन्वॉल्व इन वेरिफिकेशन। एग्जाम्पल्स अभी हम स्टडी करते हैं। फिर इसके बाद की ऑडिट मैटर, कितने की ऑडिट मैटर रिपोर्ट में नॉर्मली इंक्लूड किए जाते हैं? ऑडिटर की जजमेंट पे डिपेंड करता है, नॉर्मली 2 से 3, लेकिन कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। स्टैंडर्ड 2 से 3 है। क्या 0 हो सकते हैं? उस सूरत में रिपोर्ट में क्या इंपैक्ट आता है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं लिखते, कैम सेक्शन आएगा, लेकिन उसमें क्या लिख देंगे? वी हैव नथिंग टू रिपोर्ट इन दिस रिगार्ड। ठीक है जी, यानी की ऑडिट मैटर सेक्शन जरूर आएगा। नेक्स्ट, अगर कुछ की ऑडिट मैटर सेक्शन है, की ऑडिट मैटर सेक्शन में कुछ की ऑडिट मैटर हमने इंक्लूड करने हैं, कैसे करेंगे? पहले की ऑडिट मैटर सेक्शन हेडिंग देंगे, फिर इसके बाद डिस्क्रिप्शन दे देंगे, की ऑडिट मैटर को डिफाइन करेंगे ताकि यूजर को पता चल जाए। नेक्स्ट, इंडिविजुअल की ऑडिट मैटर को डिफाइन 3 हिस्सों में, व्हाट, व्हाई और हाउ, और व्हाट में रेफरेंस देना नहीं भूलना। क्लियर? और क्या हम की ऑडिट मैटर जब डिस्क्राइब कर चुके हैं उस पर ओपिनियन देना चाहिए कि वो ठीक है? टेक्निकल टर्म यूज करनी चाहिए की ऑडिट मैटर में? नहीं। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या इंक्लूड कर सकते हैं की ऑडिट मैटर में अगर राइटर जरूरी समझे तो? नहीं, की ऑडिट मैटर में इंक्लूड नहीं कर सकता। मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करके नोट्स में इंक्लूड करवाएगा और की ऑडिट मैटर में उसका रेफरेंस दे देगा। की ऑडिट मैटर में गैर जरूरी तौर पे इंफॉर्मेशन को इंक्लूड नहीं किया जाता। अच्छा, प्रोसीजर बताते हुए किस चीज का ध्यान रखना है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोसीजर बताने हैं। रूटीन नेचर के या इररेलेवेंट किस्म के प्रोसीजर नहीं बताने। रूटीन नेचर के या इररेलेवेंट प्रोसीजर नहीं बताने। ऑर्डर क्या होना चाहिए की ऑडिट मैटर्स का? इंपोर्टेंस वाइज भी हो सकता है, प्रेजेंटेशन वाइज भी हो सकता है। पिछले साल में जो की ऑडिट मैटर रिपोर्ट किए साल इंक्लूड कर सकते हैं? यस, अगर क्राइटेरिया मीट करे तो कर सकते हैं, वरना नहीं। क्या कोई ऐसी एग्जांपल है जब कोई मैटर हमने डिसाइड कर लिया कि ऑडिट मैटर, लेकिन रिपोर्ट में इंक्लूड ना करें? जब लॉ मना कर दे या बेनिफिट्स कम और एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस ज्यादा। क्लियर? अब आपके पास है 5 मिनट, आपने 5 मिनट में इन नोट्स को रीड कर लेना है ताकि इसके बाद जो नेक्स्ट अब हम अपने प्रैक्टिस और ड्राफ्टिंग फेज की तरफ जाने लगे हैं उनमें आप अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें। 5 मिनट, ठीक है? एग्जाम्पल्स ना पढ़िएगा, अभी एग्जाम्पल्स मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। अभी फिलहाल सिर्फ कंसेप्ट को रीड कर लिए। कंसेप्ट रीड करने के लिए 5 मिनट काफी है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब जी। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट आप लोग भी रीड कीजिए। ड्राफ्टिंग की एग्जांपल जो लास्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव है प्रोबेबली LO5, वो आपने रीड नहीं करना, LO4 तक रीड करना है। आपके पास 5 मिनट है, 5 मिनट के बाद दोबारा आते हैं। पॉज कीजिएगा जी। रीडिंग आपने कर ली होगी, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। टेक्निकली तो इशू फिर एमसीज और मैटर और कैम में हाँ, बेसिक ठीक है। स्टूडेंट का क्वेश्चन यह है कि टेक्निकली तो एमसीज और मैटर और की ऑडिट मैटर में डिफरेंस सिर्फ प्रेजेंटेशन का रह गया कि की ऑडिट मैटर में हम प्रोसीजर्स बताते हैं और एमसीज मैटर में प्रोसीजर नहीं बताते। नहीं, लेकिन याद रखिए एमसीज और मैटर की डेफिनेशन अगर आप पढ़े ना तो उसमें वो आपको बताता है कि इसमें वो मैटर्स हैं जो यूजर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए फंडामेंटल है। एमसीज और मैटर को डिटरमिन करने के लिए कि कोई मैटर एमसीज और मैटर में आएगा कि नहीं आएगा, यूजर्स को सामने रखा जाता है, यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जाता है जो यूजर्स के लिए मोस्ट सिग्निफिकेंट है, यूं कह लें। और की ऑडिट मैटर को डिसाइड करते हुए ऑडिटर को सामने रखा जाता है। ऑडिटर अपने आप को सामने रख देता है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट सिग्निफिकेंट कौन सा है। जो शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से, यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट सिग्निफिकेंट है वो एमसीज और मैटर, और जो ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट सिग्निफिकेंट है वो की ऑडिट मैटर, क्योंकि ऑडिटर ने अपने प्रोसीजर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसाइड करता है की ऑडिट मैटर। उसमें हो सकता है यूजर्स के लिए इंपॉर्टेंट हो, यूजर के लिए हो सकता है इंपॉर्टेंट, लेकिन याद रखिए सम टाइम ऐसा पॉसिबल है कि कोई मैटर एट द सेम टाइम यूजर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए भी फंडामेंटल हो और वो ऑडिटर के लिए भी मोस्ट सिग्निफिकेंट हो। तो इस सिचुएशन में वो क्या करेंगे, ये हमने कंसेप्ट डिस्कस किया था। 706 इस कंसेप्ट को डिस्कस करता है। क्या अगर कोई मैटर एमसीज मैटर भी है और की ऑडिट मैटर भी है, क्या करते हैं उसको की ऑडिट मैटर में उसकी प्लेसमेंट ऊपर प्रोमिनेंट कर देते हैं। प्रोमिनेंट करने के 2 तरीके उसने बताए थे, क्या? एक टॉप पोजीशन पे ले आए उसको पहले, और दूसरा डिस्क्रिप्शन उसकी इंक्लूड कर देता था।
ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस क्या है एमसीओ मैटर की ऑडिट मैटर में? एमसीओ मैटर यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, की ऑडिट मैटर ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और कोई क्वेश्चन? टाइप ऑफ एंगेजमेंट जो से लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 में बताया कि किस तरह की एंगेजमेंट में की ऑडिट मैटर इंक्लूड किया जाता है और किस तरह की एंगेजमेंट में नहीं किया जाता, उसमें आइए से 8-10 की एग्जांपल दी उसने कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में की ऑडिट मैटर इंक्लूड किया ही नहीं जाता। देखिए 700 लिस्टेड में तो कंफर्म इंक्लूड किया जाएगा अनलेस का डिस्क्लेमर हो। 700 अनलिस्टेड है या 800 या 805, इसमें नॉर्मली इंक्लूड नहीं किया जाता, लेकिन लॉ रिक्वायर करें या आइडिया जरूरी समझे तो इंक्लूड कर दिया जाए। लेकिन 810 में तो की ऑडिट मैटर आता ही नहीं है, इसका सिर्फ रेफरेंस दिया जाता है, क्योंकि 810 असल में समरी है। समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जरा सोचिए, समरी फाइनेंस टाइटल क्या है? समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो इसमें क्या होगी? समरी होगी कि पूरी डिटेल होगी? समरी होगी। तो क्या इसमें उसी तरह की ऑडिट मैटर जिस तरह हमारी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिपोर्ट पे है डिस्क्राइब किए जाएंगे कि सिर्फ रेफरेंस दे दिया जाएगा, उनके नाम का जिक्र कर दिया जाएगा? रेफरेंस। ठीक है, ये फर्दर डिटेल 8-10 में जब हम पढ़ेंगे ना, तब आपको इसकी नेचर समझ आएगी कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, तब आपको ये रिक्वायरमेंट समझ आएगी कि क्यों हमने सिर्फ रेफरेंस की बात की, कंप्लीट मैटर लिखने की बात नहीं की। क्लियर? और कोई क्वेश्चन? चलिए अब आपके सामने, ये आपने नोट्स में लर्निंग ऑब्जेक्टिव 5 में पढ़ लिया होगा कि अभी ये एग्जांपल्स हैं। ये एग्जांपल याद रखें स्टैंडर्ड की नहीं है, हमने प्रैक्टिस से उठाई है कि नॉर्मली कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जो किसी भी ऑडिट पे मोस्ट सिग्निफिकेंट होते हैं, जो किसी भी ऑडिट पे डायरेक्टर्स को भी कम्युनिकेट किए जाते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट होते हैं करंट पीरियड से, और उन पे की ऑडिट मैटर इंक्लूड किया जाता है। वो है गुडविल, इंटेंजिबल एसेट्स, डेफर्ड होते हैं जी सिग्निफिकेंट। देखिए रिपेयर एंड मेंटेनेंस नहीं कह रहा, सैलरीज नहीं कह रहा, एडमिन एक्सपेंसेस नहीं कह रहा, अक्रूड एक्सपेंसेस प्रीपेड नहीं कह रहा, ये तो रूटीन नेचर के होते हैं। कौन से वाले एरियाज कह रहे हैं की ऑडिट मैटर है? एसेट्स कैरीड एट रीवैल्यूड अमाउंट, वैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटीज जैसे कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, रिटायरमेंट ऑब्लिगेशन, पेंशन या ग्रेजुटी, एरियाज सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, एरियाज वेयर एक्सपर्ट आर कंपोनेंट आइटम इज यूज्ड, एक्विजिशन डिस्पोजल ऑफ बिजनेस यूनिट। अच्छा नोट करें, एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट नहीं कह रहा, बिजनेस यूनिट, ग्रुप ऑफ एसेट्स। लेकिन एक चीज ध्यान में रखें, फिर बता दूं, ये लिस्ट कंप्लीट नहीं है। एक क्वेश्चन में उसने कह दिया कि जी कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर बहुत से फिक्स एसेट्स को बाय किया, तो ऐसी सिचुएशन में एडिशन टू फिक्स एसेट्स, जो नॉर्मल हालात में एडिशन टू फिक्स एसेट्स नहीं आता, लेकिन ऐसी सिचुएशन में अगर कोई बड़ा बिजनेस यूनिट स्टार्ट किया हो और फिक्स एसेट्स को एक्वायर किया गया हो, उस सूरत में एडिशन टू फिक्स एसेट भी की ऑडिट मैटर में आ सकते हैं। रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ बिजनेस, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ बिजनेस, ये पता है रीस्ट्रक्चरिंग बिजनेस क्या होती है? जिसमें क्या करते हैं, सी की यूनिट्स को हम डिस्पोज कर देते हैं। हमें पता चला हमें 5 यूनिट है, उसमें से 2 यूनिट सही काम नहीं कर रहे हैं, लॉस में जा रहे हैं, रीस्ट्रक्चरिंग में क्या करेंगे? उनको खत्म कर देंगे, उनके एम्प्लॉइज को या तो ट्रांसफर कर देंगे दूसरे यूनिट में या उनको जॉब से फारिग कर देंगे, और जो एसेट्स होंगे वहां पे फिक्स एसेट उनको भी या तो रीलोकेट कर देंगे दूसरी लोकेशन पे या उनको बेच देंगे। अच्छा जब तक वो एसेट बिकते नहीं है, उन एसेट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है? जो एसेट हमने फॉर सेल रख दिए लेकिन अभी तक सेल नहीं हुए, IFRS 5 डील करता है। वो नॉन करंट एसेट में आते हैं, करंट एसेट में, करंट एसेट में कॉस्ट में या रीवैल्यूड अमाउंट में? रीवैल्यूड पे, फेयर वैल्यू पे, फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाता है। क्लियर? या IFRS 5 के बारे में कंसेप्ट पढ़ा हुआ? नेक्स्ट, सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ लिटिगेशन, टैक्स कंटीजेंसी, सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। अब ये लिटिगेशन भी समटाइम की ऑडिट मैटर में आती है, समटाइम एमसीओ मैटर में। अगर कोई एक्सेप्शनल लिटिगेशन हो, बड़ी लिटिगेशन हो कोई एक, तो वो एमसीओ मैटर में आएगी, लेकिन अगर बहुत सी लिटिगेशन हो छोटी मोटी तो वो की ऑडिट मैटर में आते हैं। लेकिन अगेन ये ऑडिटर की जजमेंट पे डिपेंड करता है। समटाइम ऐसा होता है कि वो कोई एक लिटिगेशन पे भी की ऑडिट मैटर में इसको इंक्लूड कर देता है। जी एमसीओ मैटर में हम इसलिए लेके जाते हैं कि यूजर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए फंडामेंटल है। कल कला को अगर केस हार गई कंपनी हार गई तो कंपनी को तो डस बढ़ गई, उसका सारा प्रॉफिट लॉस में चला जाएगा, तो यूजर को पहले से पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नॉर्मली की ऑडिट मैटर में आती है, एमसीओ मैटर में तो नहीं आती। एमसीओ मैटर की कोई ऐसी एग्जांपल नहीं है जिसमें वो है न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है। न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एमसीओ मैटर में आएगा। अगर कोई नया पूरे का पूरा स्टैंडर्ड ही नया है, अर्ली एप्लीकेशन, वो एमसीओ मैटर में आएगी, लेकिन अगर अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज होती है वो की ऑडिट मैटर में आएगी। चलिए अच्छा, मुझे अब ये आपके सामने डिफरेंट एरियाज हैं, 2-3 एरियाज को सैंपल बेस पे स्टडी करते हैं कि किस तरीके से की ऑडिट मैटर में प्रेजेंट किया जा सकता है। जरा मुझे बता दीजिए कौन सा एरिया आप चाहते हैं कि हम रीड करें? रेवेन्यू, गुडविल, रीवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, रीवैल्यूएशन कर ले। चले जी,
सबसे पहले देखें, ये लेफ्ट साइड है। पहली चीज ये आप नोट कीजिए, अब ये फॉन्ट साइज छोटा ठीक है, नजर आ रहा है क्या? बड़ा कर दो थोड़ा सा, ये चले, फिर आपको दो हिस्सों में पढ़ना पड़ेगा इसको। रीवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट यहां से शुरू हो रहा है। कह रहा है सेम होगा इसका प्रेजेंटेशन जैसा कि रीवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी या इंपेयरमेंट किया प्रोसीजर, क्योंकि एरिया एक जैसा प्रोसीजर भी मिलते जुलते होंगे। यहां से शुरू हो रहा है। ये क्या कहलाता है? ये रीवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट, ये हेडिंग क्या कहलाती है? मेन हेडिंग या सब हेडिंग? सब हेडिंग इंडिविजुअल की ऑर्डर मैटर की। कह रहा है रेफर नोट, नोट्स टू अकाउंट्स का रेफरेंस दिया उसने टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपनी हैज रिकॉर्डेड इट्स लैंड, बिल्डिंग एंड मशीनरी एट रीवैल्यूड अमाउंट्स। ये सर डिस्क्राइब कर, ये कौन सा हिस्सा है? व्हाट नेक्स्ट, वी आइडेंटिफाइड रीवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एज ए की ऑर्डर मैटर बिकॉज इट्स अमाउंट इज मटेरियल टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इन एडिशन, अच्छा नोट करें, सिर्फ मटेरियल क्या के खत्म नहीं कर दिया उसने। अगर मटेरियल क्या के खत्म कर देता तो कहते हैं सही नहीं ड्राफ्ट किया, क्योंकि रीवैल्यूएशन मटेरियल तो होती है नॉर्मली, लेकिन इसके साथ इसमें कुछ दूसरी चीजें भी इसको सिग्निफिकेंट बनाती है। कौन सी चीजें? अगर अमाउंट के साथ कोई दूसरी चीज भी एरिया को सिग्निफिकेंट बना रही हो, वो आनी चाहिए कि नहीं? कह रहा है इन एडिशन प्रोसेस ऑफ वैल्यूएशन हाईली कॉम्प्लेक्स and judgmental process which involve assumptions and methods affected by future economic and market conditions। कहता है ये प्रोसेस भी आसान नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, जजमेंट्स हैं, कॉम्प्लेक्स मैटर है, इकोनॉमिक कंडीशन इफेक्ट करती हैं। वो एक मुझे केस स्टडी याद आ गई, उसने कहा प्लाजा था और उसको फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्ट किया और 200 मिलियन पे कैपिटलाइज किया। बाद में किसी वजह से करीब कोई और नया प्लाजा कंस्ट्रक्ट किया और कस्टमर अब उस दूसरे नए प्लाजा की तरफ जा रहे हैं। पुराने वाले प्लाजा के वैल्यू पे क्या इंपैक्ट होगा? इंपेयरमेंट लॉस का, ये इंडिकेशन है इंपेयरमेंट के। तो जो वैल्यूएशन है किसी भी एसेट की, क्या वो मार्केट कंडीशन से चेंज होती है? बिल्कुल होती है। ऊपर वाला हिस्सा वाट, नीचे वाला हिस्सा कौन सा है? वाई। अब कौन सा हिस्सा रह गया? आपने इसको एड्रेस क्या प्रोसीजर परफॉर्म किए। देखें, आपने दो चीजें डिसाइड करनी है हर प्रोसीजर को पढ़ते हुए। पहली चीज, क्या ये रूटीन का प्रोसीजर है कि अहम प्रोसीजर है, और दूसरा कोई इररेलेवेंट प्रोसीजर तो नहीं आ गया। अगर किसी दूसरे एरिया का प्रोसीजर आ गया तो हमारी ड्राफ्टिंग गलत हो गई। अगर रूटीन नेचर का प्रोसीजर लिख दिया या एक ही प्रोसीजर को हम मुख्तलिफ तरीकों से बार बार घुमा के लिख रहे हैं, जैसे बाज़ का स्टूडेंट एग्जाम में लिखते हैं, तो फिर ये ड्राफ्टिंग क्या होगी? ये ज़हन में रखिएगा। असेस कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ एक्सपर्ट, रेलिवेंट है और सिग्निफिकेंट है तो इसका मतलब ठीक है, एग्री करते हैं? नहीं, ये रूटीन नेचर से मुराद ये नहीं है कि उस एरिया को वेरीफाई करते हुए नॉर्मली ये प्रोसीजर परफॉर्म होता है। रूटीन नेचर से मुराद है आप इस तरह के प्रोसीजर लिख दें, इंक्वायर फ्रॉम मैनेजमेंट, एग्री अमाउंट विद ट्रायल बैलेंस, चेक लेजर, वाउचर, ये इस तरह के प्रोसीजर रूटीन नेचर के हैं। वरना जाहिर है एक्सपर्ट की वैल्यूएशन रिपोर्ट को पढ़ना, एक्सपर्ट की कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिव वैल्यूएट करना, ये तो स्पेसिफिक प्रोसीजर है इस एरिया का। ये तो रूटीन से मुराद वो है जो हर जगह पे फिट हो जाते हैं, वो प्रोसीजर जो हर जगह पे फिट हो जाते हैं। ऑब्टेन रीवैल्यूएशन रिपोर्ट फ्रॉम वैल्यूअर एंड डिस्कस विद मैनेजमेंट एंड एक्सपर्ट एप्रोप्रिएटनेस ऑफ अजम्पशन एंड मेथोडोलॉजी। बताइए रेलिवेंट है, सिग्निफिकेंट है, इस एरिया के लिहाज से स्पेस बिल्कुल है। चेक रेलिवेंस, कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ सोर्स डाटा। सोर्स डाटा क्या यूज किया? इंश्योर दैट रीवैल्यूएशन प्रॉपर्ली काउंटेड फॉर एंड डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी ठीक है। अच्छा, अगर किसी भी ऐसा एरिया जो की ऑर्डर मैटर में मेंशन कर रहे हैं उसके डिस्क्लोजर भी होते हैं, क्या हमें डिस्क्लोजर की एडिक्वेसी को चेक करना चाहिए? बिल्कुल ठीक है, करेंगे, क्योंकि अगर डिस्क्लोजर एडिक्वेट नहीं तो मिस स्टेटमेंट भी हो सकती है। और अगर मिस स्टेटमेंट है तो क्या की ऑर्डर मैटर में आएगी? किधर आएगी? लेकिन की ऑर्डर मैटर को इफेक्ट करेगी कैसे? हाँ, वो फर्दर स्टेटमेंट ऐड करते हैं। इन एडिशन टू मैटर डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन फॉलोइंग आर अदर की ऑर्डर मैटर्स। भाई ये रीवैल्यूएशन क्लियर हो गया। आगे बताइए और कौन सा एरिया सीखना है? गुडविल? नहीं, आगे भी हैं, सारी ऑप्शन, सारी लाइफलाइन इधर ही यूज कर रहे हैं। एडिशन टू पीपी, आगे अगर कोई अच्छा एरिया ना नजर आया तो वापस आ जाएंगे, ये गुडविल करवा देंगे आप। नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल, ये करवा दें। चले जी, पहले रेफर नोट, नोट नंबर दे रहा है टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपनी हैज क्लासिफाइड सम ऑफ इट्स नॉन करंट एसेट एज हेल्ड फॉर सेल। ये क्या है? वर्ड we identified non-current asset held for sale as a key item matter because this is a non-routine transaction involving significant management judgments.
क्योंकि अगर मैनेजमेंट की जजमेंट है एसेट्स को सेल करना है, अगर इंटेंशन सेल करने की है तो हेल्ड क्लासिफाइड फॉर सेल आएगी, अगर इंटेंशन यूज करने की है मैनेजमेंट की तब तो नॉन करंट एसेट में आएगी। फर्दर देयर आर आल्सो रिक्वायरमेंट्स रिगार्डिंग डिटर्मिनेशन ऑफ फेयर वैल्यू। तो फिर कह रहा है फेयर वैल्यू भी डिटरमिन करनी होती है, फेयर वैल्यू कोई आसान काम है। तो ये क्या बता रहा है? जस्टिफिकेशन, रीजनिंग। प्रोसीजर्स क्या होंगे? डिस्कस विद मैनेजमेंट रिगार्डिंग देयर प्लान टू डिस्पोज ऑफ द एसेट्स, चेक स्टेटस ऑफ सेल प्रोसेस एंड रिव्यूड कॉरेस्पॉन्डेंस विद प्रोस्पेक्टिव बायर। देखो मैनेजमेंट ने बेचने की कोशिशें कर रही है, भागदौड़ कर रही है कि नहीं कर रही, कि हमें बस वैसे ही मैनेजमेंट ने तनख्वाह दिया कि सर बेचेंगे। रिव्यू बोर्ड मिनट्स टू कंफर्म अप्रूवल ऑफ डिस्पोजल ऑफ एसेट्स। इन सारे एसेट्स को डिस्पोज करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल कंपनी लॉ भी रिक्वायर करता है ना। असेस कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी ऑब्जेक्टिव। एक्सपर्ट दोबारा कहां से आ गया? हाँ, जो नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल हैं ये भी फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड होते हैं। ऑब्टेन रिवैल्यूएशन रिपोर्ट फ्रॉम, अब ये तो वही आ गया। ये दोनों प्रोसीजर जो रिवैल्यूएशन वाले थे, क्यों वही आगे? क्योंकि नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल भी फेयर वैल्यू पे आ रहे हैं। तो जरा देखें सारे प्रोसीजर रेलिवेंट है, इधर का प्रोसीजर उधर तो नहीं हुआ, और कोई रूटीन नेचर के तो नहीं है, स्पेसिफिक सिग्निफिकेंट है। नेक्स्ट, इसके अलावा एक और प्रोसीजर एरिया, टैक्स कंटीजेंसी, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, कंप्लीटनेस एंड वैल्यूएशन ऑफ लिटिगेशन एंड क्लेम, लीगल केसेस नहीं, रिटायरमेंट बेनिफिट्स नहीं, आगे देख ले फिर शायद आगे की पसंद आ जाए। डेफर टैक्स, डेफर टैक्स कर दे जी, लॉ कर दे डेफर टैक्स। एक था रिलेटेड पार्टी, लॉन्ग टर्म लोन, इन्वेंट्री, ट्रेड डेट, ये तो कभी कभार बच्चों वाले ऐसे ही कह रहे हैं। चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज नहीं, फिर कौन सा? डेफर टैक्स, चले जी डेफर टैक्स। रेफर नोट नंबर XXS टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपनी हैज रिकॉग्नाइज्ड डेफर टैक्स अमाउंटिंग रुपीज इतना, ये क्या है? व्हाट? वी आइडेंटिफाइड डेफर टैक्स एज की ऑडिट मैटर बिकॉज इट्स अमाउंट इज मटेरियल। अच्छा, मटेरियल कह के खत्म कर दिया क्या? नहीं। एंड असेसमेंट प्रोसेस इज हाईली कॉम्प्लेक्स एंड जजमेंटल विच इन्वॉल्व अजम्पशंस एंड मेथड्स एक्सपेक्टेड बाय फ्यूचर। कि फ्यूचर में प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा? अगर टैक्सेबल प्रॉफिट हो, डेफर टैक्स बढ़ा नहीं था, टैक्सेबल प्रॉफिट हो तभी इसको रिकॉग्नाइज करते हैं ना डेफर टैक्स एसेट को। तो यहां पे यही कह रहा है कि ये तो फ्यूचर के जजमेंट पे डिपेंड करता है, फ्यूचर में प्रॉफिट होगा कि ये जजमेंट नहीं है क्या? जजमेंट है। प्रोसीजर क्या? प्रोसीजर में कोई एक्सपर्ट आएगा? टैक्स एक्सपर्ट आएगा कि नहीं प्रोसीजर में? आएगा। तो उसकी कंप्यूटर कैपेबिलिटी ऑब्जेक्टिव को भी वैल्यूएट करेंगे कि नहीं? परफॉर्म सब्सटेंटिव कैलकुलेशन, कहता है डेफर टैक्स की कैलकुलेशन देखो टैक्स रूल के मुताबिक। रिकवरेबिलिटी देखो डेफर टैक्स एसेट की फ्यूचर ईयर में होगी कि नहीं होगी। यूज इंटरनल टैक्स स्पेशलिस्ट टू सपोर्ट अस इन दीज प्रोसीजर्स। ये इंटरनल टैक्स स्पेशलिस्ट को एंगेज करो, जो आप ही की फर्म का टैक्स डिपार्टमेंट का बंदा हो सकता है। एसेस एडिक्वेसी ऑफ डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर देखो एडिक्वेट है कि नहीं, और आपने बताया कि डिस्क्लोजर चेक करने चाहिए उस मैटर्स में। क्लियर? ये थे हमारी कुछ एग्जांपल। मजीद एग्जांपल्स आपने घर जाके तसल्ली से पढ़ लेनी है। अब जरा हम देखते हैं, कुछ थोड़ा प्रैक्टिस की बात कर लेते हैं कि प्रैक्टिस में की ऑडिट मैटर को कैसे प्रेजेंट किया जाता है। ये आपके सामने एक रिपोर्ट है जी। सबसे पहले ओपिनियन सेक्शन, बेसिस फॉर ओपिनियन। अब ये आ गया की ऑडिट मैटर सेक्शन, की ऑडिट मैटर सेक्शन की। अच्छा, ये क्या है? हेडिंग। की ऑडिट मैटर आर दोज मैटर्स दैट इन आवर प्रोफेशनल जजमेंट वर ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंट इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ करंट पीरियड। These matters were addressed in the context of our audit of the financial as a whole and informing our opinion thereon. And we do not provide a separate opinion on these matters. कह रहे हैं हम इन पे सेपरेट ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करते। ये क्या बता रहा है? हेडिंग दे रहा है और डिस्क्रिप्शन दे रहा है। अच्छा, नेक्स्ट, अब ये फॉलोइंग इज की ऑडिट मैटर, ये बता रहा है। अच्छा, ये इस लाइन से आप जज कर सकते हैं टाइप ऑफ ओपिनियन क्या है। इस लाइन से टाइप ऑफ ओपिनियन जज कर सकते हैं क्या है, कैसे अनमोडिफाइड। बट डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन होता तो ये सेक्शन ही ना होता, ऐसे तो ना करें। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन नहीं है, क्यों नहीं है? सेक्शन क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन भी नहीं है, क्यों? अगर क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन होता तो यहां पे वर्डिंग में लिखता है इन एडिशन टू मैटर डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड स्लैश एडवर्स ओपिनियन सेक्शन फॉलोइंग आर अदर की एलिमेंट्स।
ठीक है, तो क्या है की ऑर्डर मैटर जी? रेवेन्यू रिकॉग्निशन। देखें ये है सब, ये है इंडिविजुअल की ऑर्डर मैटर की सब हेडिंग। पहली हेडिंग क्या कह रहा है? रेवेन्यू रिकॉग्निशन पे। रेवेन्यू क्यों उसने की ऑर्डर मैटर के तौर पे आपके ख्याल में डिटरमिन किया होगा? IFRS 15 अप्लाई होता है, हाँ, काउंटिंग कम्प्लेक्स काउंटिंग पॉलिसी है और सिग्निफिकेंट भी होता है। प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटी में सबसे अहम रेवेन्यू होता है, जो कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के तौर पे भी यूज किया जाता है। नोट्स का कौन सा रेफरेंस दिया हुआ? प्रिंसिपल एक्टिविटी, ये अब डिस्क्राइब कर रहा है। प्रिंसिपल एक्टिविटी ऑफ कंपनी इज मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ डिटर्जेंट, पर्सनल केयर एंड अदर रिलेटेड प्रोडक्ट्स। रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड इज रिकॉग्नाइज्ड एज और व्हेन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड। ये सारा उसको डिस्क्राइब कर रहा है। व्हाट ज्यादा डिस्क्रिप्शन दे दिया वैसे इसने, हम एग्जाम में इतनी ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं देते, नहीं देंगे। अच्छा, यहां ये उसने डिस्क्राइब किया व्हाट, इसमें उसने चूंकि वो नेचर ऑफ बिजनेस रिलेट कर रहा है तो उसने अकाउंटिंग पॉलिसी को भी डिस्क्राइब कर दिया था। We consider revenue recognition as a key audit matter due to revenue being one of the key performance indicator of the company and due to reason that revenue increased significantly as compared to last year. Risk factor आ गया कि नहीं? significantly increase हुआ है। In addition, revenue was also considered an area of significant audit risk as part of the audit process. कहता है रिस्क भी सिग्निफिकेंट। अच्छा, मटेरियलिटी की बात नहीं की उसने, हाँ, लेकिन उसने सिग्निफिकेंटली कह दिया, इंक्रीज हुआ तो जाहिर है वो अमाउंट की तरफ भी उसका इशारा है। लेकिन स्पेसिफिकली मटेरियल की भी बात कर देता कि हाईली मटेरियल है तो हमारी तसल्ली हो जाती। बहरहाल ये दूसरा पैराग्राफ क्या है? वह हाउ एड्रेस्ड, हाउ द मैटर वाज एड्रेस्ड, आवर ऑडिट प्रोसीजर कोड। ये देखिए प्रोसीजर बता रहा है, असेस डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन एंड ऑपरेटिंग प्रैक्टिस ऑफ की इंटरनल कंट्रोल्स इन्वॉल्वड इन रेवेन्यू रिकॉग्निशन। कह रहा है हमने टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म किए, अंडरस्टैंड एंड वैल्यूएट काउंटिंग पॉलिसीज, काउंटिंग पॉलिसीज को वैल्यूएट किया, टेस्टिंग ऑफ रेवेन्यू ट्रांजैक्शन सैंपल बेसिस, ये टेस्ट ऑफ डिटेल की बात कर रहा है, विद अंडरलाइंग डॉक्यूमेंट्स, टेस्टेड ऑन सैंपल स्पेसिफिक रेवेन्यू ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड बिफोर और आफ्टर रिपोर्टिंग डेट, कट ऑफ टेस्टिंग के लिए, परफॉर्म्ड ऑडिट प्रोसीजर बाय एनालाइजिंग वेरिएशन इन प्राइस एंड क्वांटिटी सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। कहता है मैंने वेरिएंस एनालिसिस किया, प्राइस वेरिएंस, क्वांटिटी वेरिएंस, असेस एडिक्वेसी ऑफ डिस्क्लोजर्स। प्रोसीजर कुछ नॉर्मल से ज्यादा दिए हैं इसने, अच्छी ऑडिटर। अच्छा चलें ठीक है, जजमेंट है, जजमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और ये आपको पता चल गया प्रैक्टिस में किस तरीके से इसको डिस्क्राइब किया जा रहा है। नेक्स्ट एक और ऑडिट रिपोर्ट आपके सामने रख रहे हैं हम, वो है जी ये एक लिस्टेड कंपनी है, अपोलो टेक्सटाइल्स मिल्स लिमिटेड। ओपिनियन कौन सा ओपिनियन है जी? डिस्क्लेमर ऑफ, नजर आ रहा है आपको? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, नीचे बेसिस ऑफ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, फिर इसके बाद आगे बेसिस को 4-5, तभी तो परवेसिव बन गया है। किसी जगह भी एविडेंस नहीं मिला होगा। ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी, मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी है, ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी। की ऑडिट मैटर किधर गया? अदर लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है और फिर साइन कर दिया। तो की ऑडिट मैटर किधर गया? नहीं आता। शाबाश, ये दिखाना था आपको कि अगर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेस किया हो तो की ऑडिट मैटर पैराग्राफ आता ही नहीं। हालांकि की ऑडिट मैटर होंगे, की ऑडिट मैटर सेक्शन इंक्लूड नहीं किया जाएगा। कुछ समझ आए? चलिए अब हमने कंसेप्ट भी समझ लीजिए, कुछ हमने थोड़ी सी प्रैक्टिस भी कर ली, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस सिर्फ रीडिंग की हद तक, एनालिसिस की हद तक की, अभी आंखों से की, हाथों से प्रैक्टिस नहीं की। तो अब जरा हाथों से प्रैक्टिस करने का टाइम आ गया। मुझे ये बताइए, एग्जाम में जब वो की ऑडिट मैटर का क्वेश्चन आपसे से पूछ सकता है, कितने तरीकों से पूछ सकता है? 3 तरीकों से। पहला तरीका कौन सा है? हमें वो सिचुएशन बताएगा और कहेगा इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट बताओ। दूसरा तरीका क्या होगा? ड्राफ्टिंग कराएगा हमसे। तीसरा तरीका क्या होगा? खुद से ड्राफ्टिंग करके देगा, कहेगा इसमें से एरर आइडेंटिफाई करो। तो अब जरा देखते हैं पास्ट पेपर के कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके उसने कितने तरीकों से ये कंसेप्ट टेस्ट किया हुआ है। सबसे पहले रिक्वायरमेंट को पढ़ते हैं जी। कह रहा है एडवाइज द कंसर्न पार्टनर और मैनेजर विद रिस्पेक्ट टू अबव मैटर। एडवाइज करो, कुछ पता नहीं चल रहा किस हवाले से कह रहा है, कौन सा स्टैंडर्ड में से क्वेश्चन उठाया, कुछ नहीं पता चल रहा। नो प्रॉब्लम, ऊपर पढ़ते हैं। कह रहा है यू आर ए पार्टनर in a firm of chartered accountants. Annual audits of various clients are at finalization stage, and since this is the first time that ISA related to key audit matters to be applied, several issues have been referred to you for your guidance. These include, पहला क्वेश्चन,
An adverse report is being issued in the case of Munir Limited. The draft report also contains certain matters as key audit matter. कोई प्रॉब्लम है? नहीं तो एडवर्स ओपिनियन हो तो क्या की ऑडिट मैटर इंक्लूड कर सकते हैं? यस कर सकते हैं, लेकिन की ऑडिट मैटर में चेंज आता है. इन एडिशन टू मैटर डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन सेक्शन फॉलोइंग, यानी जिस मैटर के ऊपर एडवर्स ओपिनियन दिया जा रहा है वो की ऑडिट मैटर में नहीं आएगा, वो बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन में जाएगा, लेकिन उसका रेफरेंस की ऑडिट मैटर में दिया जाएगा. ये बात समझ में आ रही है? मैटर की ऑडिट मैटर में डिस्क्राइब नहीं करना, उस मैटर का रेफरेंस देना है. क्लियर? Second, a qualified report has been drafted by the audit manager of Nadir Limited as the company has failed to make adequate provision of contingencies. The details of qualification are mentioned in the key audit matter section. सही किया गलत किया? क्यों गलत किया? हाँ जी, ये डिटेल सारी की सारी बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन में जानी चाहिए, की ऑडिट मैटर में इंक्लूड नहीं होनी चाहिए. हाँ, की ऑडिट मैटर में रेफरेंस आ जाना चाहिए. क्लियर? चले सी खुद कीजिए ड्राफ्ट, मैं ड्राफ्टिंग चेक करूं. डिटेल्स ऑफ की ऑडिट मैटर ऑफ ओनली द करंट पीरियड, कह रहा है सिर्फ करंट पीरियड के की ऑडिट मैटर आपने इंक्लूड किए हैं. हाउएवर ओपिनियन हैज बीन एक्सप्रेस्ड ऑन करंट एज वेल एज प्रायर ईयर. क्या ये पॉसिबल है कि करंट एज वेल एज प्रायर ईयर पे ओपिनियन एक्सप्रेस किया जाए? हाँ, लेकिन इस सूरत में की ऑडिट मैटर सिर्फ करंट पीरियड से रिलेट करेंगे, तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. एमसीओ मैटर की नहीं, एमसीओ मैटर की बात क्यों करेंगे? नहीं, एमसीओ मैटर में ऐसी कोई बात नहीं है. वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट री इशू या री स्टेटमेंट की वजह से आता है. हाँ जी बिल्कुल. D. At one of the listed client, investigation by government agency against some of its staff members in progress. Due to sensitivity of the matter, the management has requested you not to include such information in the audit matter section. लिख के दिखाया मुझे लिख के दिखाया, आपने लिख के नहीं दिखाया अभी तक में. शाबाश, जल्दी से. अच्छा, इसमें की ऑडिट मैटर ड्राफ्ट करना है कि हमने कमेंट करना है रिपोर्ट पे इंपैक्ट क्या आएगा? की ऑडिट मैटर ड्राफ्ट तो नहीं करना. चलिए कीजिए कमेंट. शाबाश शाबाश, दिखाएं. ये पार्ट तो लिख ले भाई, कौन सा पार्ट है, सी है कि डी है? ये कौन से पार्ट का आंसर है? मैं डी पूछ रहा हूँ, मैं परेशान हो गया. सच मैटर वोंट बी इंक्लूडेड. ये एब्रीविएशन एमजीटी कोई एब्रीविएशन नहीं, पूरा लिखे मैनेजमेंट. पार्टनर क्लास नहीं इस बात पे आपकी, हमारे पार्टनर क्लास लिया करते थे. हाँ जी, ये इस तरह की एब्रीविएशन यूज करें ना, एमजीटी ये नहीं लिखते, आपने दिखाई. Adversely factor consider evaluate the stance taken by management and not include it in. ठीक है, if corroborated then we won't include it in key audit matter. करेक्ट. ये हमारा लास्ट कंसेप्ट यही था कि तब कोई की ऑडिट मैटर सेक्शन में इंक्लूड नहीं किया जाएगा. क्लियर हो गया? ये था हमारा पहले टाइप का क्वेश्चन. अब देखते हैं आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या कहता है जी. नेक्स्ट विंटर 2017 में क्वेश्चन पूछा उसने. कह रहा, you have recently completed the audit of financial statement of Rose Limited, a listed company having net profit of 1,500 million. You have identified following matters which will be reported as key audit matter in the audit report. Requirement वगैरह, draft the key audit matter section to be included in the audit report of RL relating to above matters. You may assume necessary details where required. जी 3 इश्यूज बताए हैं उसने, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड. सबसे पहले पहला इशू, RL has pending tax litigation with tax department has raised demand aggregating rupees 175 million. Demand has been challenged by RL and the decision in respect of this matter is currently pending. Amount is disclosed as a contingent liability in the financial statements. क्लियर हुआ? अच्छा, आपने ये कमेंट नहीं करना कि इसकी वजह से क्वालिफाइड ओपिनियन आना चाहिए या एडवर्स आना चाहिए, क्योंकि ये डिसीजन उसने ऑलरेडी कर लिया है कि जितने भी तीनों सिचुएशंस हैं उन पे की ऑडिट मैटर पैराग्राफ इंक्लूड होगा. कीजिए ड्राफ्ट.
सर ये की ऑर्डर सेक्शन लिखा हुआ है जी की लास्ट में रिक्वायर्ड। हाँ, की ऑर्डर मैटर सेक्शन तो लिखे, की ऑर्डर मैटर सेक्शन, शाबाश, बाकायदा की ऑर्डर मैटर सेक्शन बनाए। चलिए डेफिनेशन के बजाय सिर्फ स्टार्टिंग वर्ड लिख लें, ठीक है। या डेफिनेशन को भी छोड़े, सिर्फ की ऑर्डर मैटर लिख दें, छोड़े सेक्शन को, छोड़े सेक्शन। जब आप पढ़ लें और वर्ड्स को याद कर लें उस वक्त पूरा सेक्शन ड्राफ्ट कर दीजिएगा। फिलहाल सिर्फ मुझे फर्स्ट वाले केस का की ऑर्डर मैटर ड्राफ्ट करके दें, और मैंने देखना आप सारी रिक्वायरमेंट्स को सामने रखते हो कि नहीं ड्राफ्ट करते हुए। जी ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स आप भी ड्राफ्ट कीजिए, क्या मैटर ड्राफ्ट कीजिए, और जो हमारी कमेंट्री होगी उसके साथ अपने सोल्यूशन को कंपेयर कीजिएगा। सर यहाँ पे वैसे क्वेश्चन पहले ड्राफ्टिंग, क्वेश्चन अब बाद में। सवाल की अब तो हमें अपनी जजमेंट यूज करने की हमारे लिए है, इसमें नहीं है। आपने अब ये जजमेंट यूज नहीं करनी कि हमारे लिए की ऑर्डर मैटर है कि नहीं, ऊपर उसने डिसीजन कर दिया हुआ है कि फॉलोइंग मैटर्स व्हिच विल बी रिपोर्टेड एज की ऑर्डर मैटर। अब आपने उसके डिसीजन के ऊपर क्रिटिसिज्म नहीं करना, ना उसने ये कहा है कि मेरा डिसीजन वैल्यूएट करो, उसने तो कहा जो मैंने डिसीजन कर लिया उसको भी इंप्लीमेंट करो। ठीक है, शाबाश। रेफरेंस दे दिया आपने नोट्स अकाउंट्स का, हेडिंग आ गई इंडिविजुअल की ऑर्डर मैटर की, नोट्स अकाउंट्स का रेफरेंस आ गया, व्हाट आ गया, ठीक है, वाई, शाबाश। हेडिंग दीजिए, शाबाश। इंडिविजुअल की ऑर्डर मैटर की हेडिंग दीजिए, हेडिंग नहीं दी आपने, इंडिविजुअल की ऑर्डर मैटर की हेडिंग दे। फॉर्मेट थी, दरमियान में लाइन लगानी थी, ये दरमियान में, ये हाउ किधर लिखेंगे, व्हाट और वाई तो लिख देंगे आप ये स्टेटमेंट फॉर्म में, नहीं 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 ना, तरीकाकार फॉलो करें, प्रॉपर प्रेजेंटेशन, ये गलत है, दोबारा करें। दरमियान में पेज को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है आपने, लेफ्ट साइड भी आपने बताना है वर्ड, आपने भी गलत प्रेजेंटेशन फॉलो किया है, इस प्रेजेंटेशन को फॉलो करना है। दरमियान में लाइन लगाए, लेफ्ट साइड पे वर्ड और वाई, और राइट साइड पे हाउ। ठीक है, इसको छोड़ दे, प्रोसीजर लिखे, अहम चीज प्रोसीजर है, अब इसको छोड़ दे, व्हाट और वाई छोड़ दे, हाउ लिखिए, हाउ क्या प्रोसीजर है। जी थोड़ी देर के लिए पॉज कीजिए। जी ये डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टैक्स लिटिगेशन, आपने लिखा कंफर्मेशन लेटर वाज सेंट आउट टू द लॉयर। एक तो इसमें लॉयर की बजाय टैक्स एक्सपर्ट या टैक्स कंसल्टेंट का वर्ड यूज करना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि लॉयर नॉर्मली लिटिगेशंस के लिए यूज होता है, टैक्स मैटर्स के लिए टैक्स कंसल्टेंट वर्ड बेहतर है। दूसरा आपने ये तो लिखा कंफर्मेशन लेटर सेंड करेंगे, किस पर्पज के लिए करेंगे ये नहीं बताया, तो कंफर्मेशन लेटर में उससे क्या पूछेंगे ये आपने प्रोसीजर में लिखना चाहिए। एडिक्वेसी ऑफ डिस्क्लोजर, ठीक है, टैक्स केसेस में लिटिगेशन में कंटिजेंट सी के तौर पे आएगा। इंटरनल टैक्स स्पेशलिस्ट को अपॉइंट करें, ठीक है, आपने देख बताइए टैक्स में क्या लिखा है, वी यूज आवर ओन टैक्स कंसल्टेंट टू कंसीडर लेवल ऑफ प्रोविजन रिक्वायर्ड कंसीडरिंग, ठीक है, असेस एडिक्वेसी ऑफ डिस्क्लोजर, ठीक है, दिखाइए आपने क्या लिखा है। प्रोसीजर टू चेक वेदर मैटर इज एप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर, नॉर्मली ये जो डिस्क्लोजर वाला पॉइंट प्रोसीजर है ना, ये सबसे एंड में लिखा जाता है। आप देखेंगे जब कभी ड्राफ्टिंग होती है ना प्रैक्टिकली, डिस्क्लोजर वाला सबसे एंड में लिखा जाता है, पहले नहीं लिखा जाता। डिस्कस विद एंगेज लॉयर अबाउट पॉसिबल आउटकम, वही लॉयर की बजाय टैक्स कंसल्टेंट बेहतर है। इन्वॉल्व एक्सपर्ट टू फाइंड, इन्वॉल्व एक्सपर्ट एप्रोप्रिएटनेस ऑफ डिमांड रेज्ड, कोई जानदार प्रोसीजर नहीं लग रहा है। तीसरा सेकंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, परफॉर्म प्रोसीजर टू चेक ट्रांजैक्शन इज ऑन आमनेत बेसिस, ठीक है। अच्छा आपने एक अहम डिस्क्लोजर की बात भी कर दी आपने, आमनेत बेसिस की बात, अप्रूवल की बात नहीं की। रिलेटेड पार्टी में एक अहम कंसेप्ट होता है अप्रूवल, जो कि लॉ भी कंपनी लॉ भी रिक्वायर करता है कि जितनी भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से उनकी अप्रूवल होनी चाहिए, वो नहीं लिखा। फिर उसके बाद कंट्रोल्स ओवर आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, क्योंकि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में ओमिशन का भी रिस्क होता है कि कुछ ट्रांजैक्शन पार्टीज ओमिट हो जाए। ये यहाँ पे फोकस जो है उसको उसने ट्रांजैक्शन की नेचर जरूर बताई है कि परचेजेस कर रहे हैं और एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस हैं, लेकिन यहाँ पे प्रोसीजर बताते हुए आपको परचेजेस की वेरिफिकेशन का प्रोसीजर नहीं लिखना चाहिए, वो जनरल हो जाएंगे। फोकस परचेजेस पे एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस पे नहीं है, फोकस रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस पे है। तो आप रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस की वेरिफिकेशन के लिए उसके डिस्क्लोजर, उसकी अप्रूवल, उसकी आइडेंटिफिकेशन, उसके कंट्रोल्स, इसके प्रोसीजर बताएंगे।
एडवर्टाइजमेंट या परचेजेस के नहीं बताएंगे। मैं देख रहा था आपने परचेजेस के कुछ लिखे हैं कि डॉक्यूमेंट्स उनके इंस्पेक्ट करेंगे, तो फोकस परचेजेस पे नहीं होगा। Assess the position of related party whether involving company or director, इससे क्या फर्क पड़ता है? ये तो बड़ा आपका जनरल सा रूटीन का प्रोसीजर। नहीं ये नहीं, ठीक है, शाबाश। थर्ड वाला बताइए, थर्ड केस कौन सा था हमारा? नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल। किधर लिखा है थर्ड वाला? ये है जी, आपने क्या लिखा है जी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल रेलिवेंट है? बिल्कुल रेलिवेंट है। चेक एक्सपर्ट, एक्सपर्ट की इंटेग्रिटी को वैल्यूएट नहीं करते हम, कंपिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी को वैल्यूएट करते हैं, इंटेग्रिटी नहीं करते। चेक मैनेजमेंट असम्पशन यूज्ड टू एस्टिमेट फेयर वैल्यू, ठीक है। एडिक्वेसी ऑफ डिस्क्लोजर, ठीक है। आप दिखा दीजिए कोई से, आपने लिखा है कंपिटेंस कैपेबिलिटी ऑफ एक्सपर्ट, ठीक है। चेक द मिनट्स ऑफ बोर्ड, बोर्ड आपने ये तो लिखा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मिनट्स चेक करेंगे, किस पर्पस के लिए करेंगे ये नहीं लिखा, अप्रूवल के लिए। ये आपके प्रोसीजर में लिखा होना चाहिए अप्रूवल के लिए, इसके वगैरह का प्रोसीजर कंप्लीट नहीं है। कंफर्म द मैनेजमेंट अबाउट देयर इंटेंशन, किस चीज की इंटेंशन? तो आगे लिखना है ना इंटेंशन कि वो उसको सेल करना चाहते हैं, टू डिस्पोज ऑफ द एसेट्स। ये लास्ट प्रोसीजर कौन सा है? सेल करने के लिए नेसेसरी एक्टिव स्टेप्स लिए जा रहे हैं कि नहीं लिए जा रहे हैं, नेगोशिएशन ऑनगोइंग है कि नहीं, बिल्कुल ठीक। तो ये हमने ड्राफ्टिंग सीख ली इन तीनों के, क्लियर। इसमें कुछ ना कुछ प्रोसीजर आपने लिख दिए हैं, और ज्यादातर मैंने देखा है 50% से अबव परफॉर्मेंस है आपकी, ये भी अच्छी परफॉर्मेंस है कंसीडरिंग कि आप पहली दफा क्वेश्चन कर रहे हैं। इससे पहले जो क्वेश्चन हमने किया था वो था इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट का, ये कौन सा है? ड्राफ्टिंग का। गैस कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आने वाला है? एरर, शाबाश। तो ये लीजिए क्वेश्चन एरर्स की आइडेंटिफिकेशन का। चलिए, अच्छा ये ऊपर रूटीन का उसने बताया हुआ है, इंट्रोडक्शन है क्वेश्चन का, ये है आपका पैराग्राफ। ये किया ये ठीक है। नोट नहीं लिखे 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 लिख के बताना है आपने, ज़बानी कलामी नहीं बताना। ऑनलाइन इंग्लिश कोर्स भी अटेम्प्ट कीजिए इसको। ये आपको जो एप्लीकेशन गाइड मिली है 701 की, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है ये, इसको देखें और अटेम्प्ट करें। हो कैसे गया है? अभी 10 सेकंड नहीं हुए मुझे दिए हुए। ठीक है, शाबाश जी, पास कीजिएगा थोड़ी देर जी। चलिए, क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा, जरा दिखाइए आपने क्या एरर्स आइडेंटिफाई की है। सबसे पहले एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन उसने दी है, एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन ये दी, इसके वजह से क्या करना चाहिए था? ये भाई जहां पे हमने उसको एरर्स बताना चाहिए वहीं पे करेक्शन भी तो बता देनी चाहिए, एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन नहीं देनी चाहिए थी। तो क्या करना चाहिए था? नोट्स अकाउंट्स का रेफरेंस देना चाहिए था, ठीक है। नोट्स अकाउंट्स का रेफरेंस है। ओपिनियन, कहां पे ओपिनियन दिया हुआ उसने? हाँ, एंड में ये बेस्ड ऑन प्रोसीजर परफॉर्म वी कंक्लूडेड दैट देयर इज नो मटेरियल मिसस्टेटमेंट। हम सेपरेट ओपिनियन नहीं देते की एडेड मैटर पे, ओपिनियन एक ही आता है ओपिनियन सेक्शन में, की एडेड मैटर में सेपरेट ओपिनियन नहीं आता। आपने क्या कहा? रेफरेंस इज मिसिंग, ठीक है। रेफरेंस वाला आप लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया, ओपिनियन दिया ये भी आइडेंटिफाई कर लिया। डिस्क्लोजर की बात उसने नहीं, किधर डिस्क्लोजर की बात नहीं की? प्रोसीजर्स में, प्रोसीजर में डिस्क्लोजर की बात आनी चाहिए थी, ठीक है। और कौन सी बात नहीं आनी चाहिए थी? क्या प्रोसीजर में देखें, इसमें सबसे पहली चीज तो सब हेडिंग नहीं उसने दी, की एडेड मैटर की हेडिंग नहीं दी, ये आप स्किप कर गए। नहीं, हाँ आपने लिखा लेकिन कुछ स्किप कर गए। फिर उसके बाद दूसरी गलती से नोट्स अकाउंट्स का रेफरेंस नहीं दिया। नोट्स अकाउंट्स का रेफरेंस देने के बजाय सारी उसने डिस्कशन यहीं पे कर दिया। आपको याद है एमसीक्यू मैटर की ड्राफ्टिंग में भी जब हमने एरर्स आइडेंटिफाई किए थे उसमें भी उसने सिमिलर एरर किया था कि एमसीक्यू मैटर में भी नोट्स अकाउंट्स का रेफरेंस देते हैं, लेकिन उसने रेफरेंस देने की बजाय एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ में भी एक्सप्लेनेशन शुरू कर दी थी। तो एक गलती इसमें क्या, इंडिविजुअल पैराग्राफ इंडिविजुअल की एडेड मैटर को डिस्क्राइब नहीं किया। दूसरा, नोट्स अकाउंट्स का रेफरेंस नहीं दिया। तीसरा, ये जो वाई को उसने एक्सप्लेन किया कि मैंने क्यों इसको किया एडेड मैटर डिटरमिन किया, इसमें सिर्फ मटीरियलिटी को डिस्कस किया है, हालांकि टेक्स्ट मैटर में कंप्लेक्सिटी और सब्जेक्टिविटी भी इन्वॉल्व होती है। तो यहां पे डिस्क्राइब करते हुए उसे सिर्फ मटीरियलिटी को नहीं बल्कि सब्जेक्टिविटी कंप्लेक्सिटी को भी की एडेड मैटर में रेलिवेंट फैक्टर के तौर पे बताना चाहिए था। तो 3 एरर तो हमारे ये की एडेड मैटर वाले हिस्से में हो गए। हेडिंग नहीं दी, रेफरेंस नहीं दिया नोट्स अकाउंट्स का, और फैक्टर्स उसने पूरे नहीं बताए। फिर राइट साइड में प्रोसीजर में कोई प्रॉब्लम है? ये जो लास्ट 2 प्रोसीजर है ये आपको नहीं लग रहा है रेलिवेंट है? ये एक्सपेंसिव से रिलेट कर रहा है और रिटर्न रिप्रेजेंटेशन रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि हमने एविडेंस ऑब्टेन करना है। मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन तो कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन रेलिवेंट प्रोसीजर नहीं है। डिस्कशन भी मैनेजमेंट के साथ एक्सपेक्टेड आउटकम के ऊपर कर सकते हैं, क्योंकि कोई आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का प्लान वगैरह तो नहीं है। लेकिन ये जो 2 प्रोसीजर है, 4th और 5th,
ये हमारे स्पेसिफिक टू सिचुएशन नहीं है। आपको याद है उसने हमें ये बताया था, स्टैंडर्ड में भी ये डिस्कस किया था कि हमने इररेलेवेंट प्रोसीजर्स को या जनरल प्रोसीजर को अवॉइड करना है। और लास्ट, ओपिनियन नहीं आना चाहिए। टोटल 5 एरर्स हो गए इसमें, क्लियर। तो हमने 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए ISA 701 और तीनों में आपने देखा वो उसने वही स्टाइल, या तो वो पूछता है हमसे इंपैक्ट ऑन द रिपोर्ट, या ड्राफ्ट करवा रहा है, या एरर। और इसी तरह के क्वेश्चन वो 705 706 में भी टेस्ट कर रहा है, क्लियर। चलिए, अच्छा आपको ये एप्लीकेशन गाइड मिल गई 701। बाकी जो क्वेश्चन रह गए वो आपकी होम असाइनमेंट, आपने घर जाके उनको अटेम्प्ट करना है। कोई प्रॉब्लम आए तो व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लीजिएगा। क्लास में सम टाइम इतना टाइम नहीं होता कि हम इन क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस कर लें, क्लास का टाइम आपको होता है लिमिटेड होता है। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जब क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं उसमें फ्लेक्सिबल टाइम में जब रिलैक्स होऊंगा तो मैं आपके क्वेश्चंस को उधर रिस्पॉन्ड कर दूंगा, क्लियर। तो अब ये असाइनमेंट आपने एज सून एज पॉसिबल करने, क्लियर जी। तो आज हमने 701 स्टैंडर्ड पढ़ा, हमने कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया, हमने कुछ एप्लीकेशन साइड पे एग्जांपल्स देखी, ड्राफ्टिंग कैसे होती है। आपने इसको अपनी क्वेश्चंस को अपनी प्रैक्टिस में रखना है, भूलना चाहिएगा। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।